के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। घुली घुली अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान, बड़े दिनों बाद ना मैंने डाइट तोड़ दी, बस हो गई। मेरा डिप्रेशन हो रहा था इतने दिनों से, तो मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ। एक जो है, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, एक एनर्जी है मेरे अंदर। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जो है कल अपना मनपसंद खाना खाया। 1 महीने बाद मैंने पिज़्ज़ा चखा। और मेरी डाइटिशियन जो है ना वो अल्लाह करे ये शो ना देख रहे हूँ, वरना उन्होंने मुझे बहुत डांटा। निदा, तुम्हारी डाइट पूरी 1.5 महीने की थी, तुमने ये क्यों तोड़ दी 1 महीने के अंदर अंदर। मैं तंग आ गई थी यार, मतलब मैं अपने आप को बकरी तस्वुर करने लगी थी, घास फूस खा खा के जी मेरा हाल हो गया था। और बच्चे मेरे कभी कुछ डिलीवरी करवा रहे, होम डिलीवरी, कभी कुछ करा रहे। और एक तो उनको देख के मेरे सामने ब्राउनीज रखी हुई है, मेरे सामने पिज़्ज़ा खाए जा रहे हैं। बहुत मुश्किल था, बहुत कंट्रोल किया, लेकिन आखिरकार कल थक गई मैं ना, तो मैं थोड़ी डाइट तोड़ दी। कोई बात नहीं, कंट्रोल कर लूँगी फिर। मगर मैंने कहा है अल्लाह, ये मैं अगर बग़ैर अपनी ख्वाहिशात पूरी किए बग़ैर, मतलब लाइक मर आ गई तो क्या होगा। तो इसलिए मैंने कहा ये थोड़े दिन मैं बिरयानी और वगैरह वगैरह, ईद तक मैं अपने आप को एक रिलीफ दूंगी। ये रिलीफ देना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, वैसे कुछ लोगों के लिए ना पता है बहुत सारी चीज़ें अहमियत रखती हैं। खाने की खातिर वो शहर शहर ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग जो है वो कपड़ा ख़रीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, मतलब सुनने में आता है कि मैं तो शॉपिंग करने दुबई जा रही हूँ। हाय शॉपिंग करने दुबई जा रही हूँ, मैं तो लंदन जा रही हूँ शॉपिंग करने। अरे यार, अमेरिका से बड़ी अच्छी शॉपिंग होती है, वहीं से लेकर आऊँगी मैं। तो मैं हैरान होती हूँ, ये इतना ट्रैवल करके शॉपिंग करने के लिए ये जाया जा रहा है। फिर कुछ लोग खाना खाने के लिए फ़लाना मुल्क जा रहे हैं, हम फ़लाना शहर जा रहे हैं ख़ास उस खाने के लिए। तो मैं इसलिए बड़ी हैरान होती हूँ लोगों पे कि लोगों के अलग अलग शौक़ होते हैं और वो उन शौक़ों को पूरा करने के लिए मतलब आउट ऑफ द वे जाते हैं। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ क्या पूरा करते हैं? चने खाने के लिए समंदर पे चले जाते हैं, समंदर देख लेते हैं कराची वाले, और जो लाहौर वाले हैं वो दरिया पे चला जाते हैं। बारिशों में हम रोड पे निकल जाते हैं। मतलब छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, लेकिन कुछ लोगों की बड़ी बड़ी खुशियाँ होती हैं और वो उस खुशी की खातिर अपने आप का बेड़ा गर्क भी कर लेते हैं। मैं आपको जो पैकेज दिखा रही हूँ, ये शौकीन है ब्यूटी की। ब्यूटी तो चलो अलग तरीके की होती है, इन्होंने शौक़ रखा, शायद बचपन से इनको बारबी डॉल का शौक़ होगा और मिलन नहीं होगी। इन्होंने कहा मैं ही बारबी डॉल बन जाती हूँ, और फिर उन्होंने अपना क्या हाल करा, आइए चल के देखते हैं। तो ये तो बारबी डॉल बन गई हैं, बिल्कुल ये अननेचुरल और एक अजीब सी चीज़ लग रही है। आई डोंट नो, शायद कुछ दिनों में इनका अगर शौक़ पूरा हो गया होगा तो शायद ये कहती होंगी कि ये मैं क्या हो गई हूँ, ये चलती फिरती बारबी डॉल है। आई डोंट नो, शौक़ था उनका और उन्होंने अपने ऊपर आजमाया। एक औरत को और मुख्तलिफ शौक़ था, बिल्लियों से मोहब्बत, टाइगरों से मोहब्बत, और ये इस तरह उन्होंने कहा कि मैं भी टाइगरस बन जाती हूँ, बिल्ली जैसी बन जाती हूँ। और वो उस मोहब्बत में उन्होंने अपना जो बेड़ा गर्क किया, ये चल के देखते हैं। हाय हाय भाई, मुझे तो साफ लग रहा है कि इन्होंने ना गलत सर्जन्स का और गलत इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया और उसके बाद बहाना बना लिया। जब खुद की शक्ल उसकी शेर जैसी और बिल्ली जैसी हो गई तो बहाना बना लिया कि मुझे शौक़ था इसीलिए मैं ऐसी हो गई। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिनकी सर्जरीज़ ख़राब हो जाती हैं, गलत डॉक्टर्स का इंतखाब करते हैं और ये हाल हो जाता है। अल्लाह रहम करे भाई, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। और बिफ़ोर देखें आप, बिफ़ोर ये ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि गलत फैसलों से, गलत गाइडलाइन से आप अपना बेड़ा गर्क करते हैं। गलत सैलून जाने से आप अपने बाल जला लेते हैं, गलत क्रीमें लगाने से अपनी स्किन जला लेते हैं। मैंने कहा यार, अब तो लोग ऐसा कर ही रहे हैं ना, सर्जरीज़ भी करा रहे हैं, बहुत सारे टेक्निकल फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, मशीन्स, इंजेक्शंस, ये वो। जब लोग ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ी सी अवेयरनेस देनी चाहिए।
آج ہم کچھ ایسا ہی کرنے والے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پروسیجرز جو ہوتے ہیں مارکیٹ میں ہو رہے ہیں کس لیے ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا کچھ پتا ہو. اور خدا کے لیے اگر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے یا آپ کو کوئی اچھا پیکج ملتا ہے کسی ڈاکٹر سے تو آپ اس کی پراپر ریسرچ کریں. ریسرچ کرنے کے بعد ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کی ڈگری شگری بھی ہو, کچھ سیکھ ساکھ کے آئے ہو. ایسا نہ ہو کہ اس نے کچھ لوگ سیلون کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں بھی, تو کوئی کلینک کھول کے ایسے ہی نہ بیٹھ گیا ہو. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے ڈبل چیک کرنا. یار آپ کی شکل صورت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور آپ اس کو تراش تو سکتے ہیں, آپ اس کو گروم تو کر سکتے ہیں, لیکن فیچرز اور رنگت تو نہیں بدل سکتے نا. آئیے ایک اور پیکج دکھا دیے. کون سا والا پیکج تھا؟ بربادی کا. ہاں, سرجریز غلط فیصلے کرنے سے ایک اور برباد ہیومن بینگ میں آپ کو دکھاتی ہوں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے پڑے. اللہ میرے خدا ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے. بھائی دیکھیے ذرا چل کر. او مائی گاڈ. سو جسٹ امیجن کہ کتنا کانشیس اور کتنا زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے آپ کو, خاص طور پہ اپنی اگر آپ کو بیوٹی کو انہینس کرنا ہے تو آپ کو صحیح ڈرمیٹولوجسٹ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. آج میں آپ کو ڈیٹیلڈ چیزیں پتہ کر کے ایکسپرٹ سے پوچھ کے بتاؤں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اگر ہدا بیوٹی کو جانتے تو آپ اس کے ولاگز اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بڑی اپنی سرجریز اور وہ بڑی مینٹین رکھتی ہے. اس نے اپنی بڑی شکل چینج کی ہے اور وہ کوئی بھی چیز چھپاتی نہیں ہے, دکھاتی رہتی ہے. میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہی, لیکن میں آج آپ کو صرف صحیح اور غلط میں فرق سمجھانا اور دکھانا چاہ رہی ہوں تاکہ یہاں میری جو آڈینس ہے, جو میرے میکے والے, ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. ان کو ساری چیزوں کی نو ہاؤ اور نالج ہونی چاہیے کیونکہ مطلب ہمارے یہاں اتنا ٹرینڈ نہیں, لیکن آپ لیبنان, دبئی, وہاں پہ اتنا ٹرینڈ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں ان چیزوں کا. اور وہ ایک ان کو شوق ہے, جیسے ایک دفعہ زمانے میں شوق ہوتا تھا نیا صوفہ خریدنے کا, اب نئی سکن کا, نئے ہیئر کا, اور پتہ نہیں نئے لپس, نئی نوز, ان سب چیزوں کا بھی لوگوں کو شوق ہو گیا. نئے دانت, ہائے اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں, نئے دانت بھی بن رہے. میری مادھوری ڈکشت جیسے دانت بنا دیں, میری فلانا جیسی اسمائل کر دیں, یہ سب بھی ہو رہا ہے. اور آپ کو پھر ایک پرسنالٹی میں بہت ڈفرینس اور چینج نظر آنے لگتا ہے. چلیں اگر آپ بہتر ہوئے ہیں پہلے کے مقابلے میں تو آپ کے لیے اچھا ہے کیونکہ آپ نے بہت عقل مندانہ فیصلے کیے ہیں, لیکن اگر آپ بدتر ہو گئے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد بہت ساری انفارمیشن ایک ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان میں ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. دیکھیں میرا کام آپ کو کیا ہے, میرا کام آپ کو سمجھانا ہے, بتانا ہے, صحیح لوگوں سے ملوانا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں کوئی غلطی نہ کر سکیں. بہت سارے ٹوٹکا یہ والے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ میں آپ کے لیے کرتی ہوں اور اس سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے, لیکن یہ جو آج میں پروگرام آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ بڑا ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو جیسے کہ میں نے پیکیجز دکھائے. تو ایک ایسی ٹیلنٹڈ اور قابل ڈاکٹر سے میں آپ کی ملاقات کروانا چاہتی ہوں جن کا ایکسپیرینس آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے وہ انہوں نے ایز ڈاکٹر گزاری ہے اور الگ الگ جگہوں پہ ان کا ایکسپیرینس ہے. تو میں ان سے آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں. جن ڈاکٹر کا نام میں بتاؤں گی آپ کو ان کے بارے میں پہلے بتاتی چلوں کہ یہ 25 سال سے آرمی میں, نیوی میں یہ سرو کر رہی ہیں اور آل راؤنڈر ہیں. لائک ہر طرح, مطلب یہ جو آرمی کی ڈاکٹر اور نیوی کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے. اور آل راؤنڈر ہونے کے ساتھ میں بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے سکن, ہیئر اور باڈی ری شیپنگ کے کئی کورسز کیے ہیں دنیا بھر سے. یہ امریکن اکیڈمی آف اسٹیٹک میڈیسنس کی ممبر بھی ہیں اور اس وقت لیٹسٹ اسٹیٹک کاسمیٹولوجی پروسیجر کی پریکٹس کر رہی ہیں. آپ یہ جو ہے ویمن انٹرنیشنل ایوارڈز کے لیے سلیکٹ بھی ہوئی ہیں اور انہوں نے ہر فیلڈ میں خود کو منوایا ہے. ان کا اپنا شوق اسٹیٹکس میں تھا تو انہوں نے یہ ساری محنت, یہ ساری بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا اسی لیے کہ اب یہ آپ کو ایز
लाइक स्किन, हेयर, बॉडी, नेल्स, इन सारे हवालों से अब ये पहचानी जाती हैं। मैं आपकी मुलाकात अपने शो पे आज करवा रही हूँ आपकी हेल्प के लिए, आपकी गाइडलाइंस के लिए। मिलवाती हूँ आपसे डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल इशरत अबूज़र साहिबा। सलाम अलैकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक निदा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। हम वैसे भी अलग अलग दावतों में और हर जगह मिलते रहते हैं और मैं हमेशा आपकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी से इम्प्रेस होती हूँ। सो काइंड। क्योंकि जो खुद डॉक्टर्स होते हैं ख़ास तौर पे वो ब्यूटी रिलेटेड, लाइक उनको लोग एग्जाम्पल के तौर पे पहले देखते हैं, है ना? उसके बाद कहते हैं डॉक्टर साहिबा हम बताएं हमने क्या कराना है। दुनिया भर में ब्यूटी जो है ज़ाहिर है उसका मयार डिफरेंट होता जा रहा है और हमारे मुल्क में तो शायद इतना ज़्यादा उस तरह ट्रेंड नहीं है, अब होता जा रहा है, लेकिन दुबई, लेबनान और ज़्यादा जो ममालिक हैं उसमें बहुत अपनी स्किन, बॉडी रीशेपिंग, ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। ज़रूरी भी है। देखें एक्चुअली क्या है कि अगर तो आप थोड़ा सा पहले जाएं निदा, तो हमारे जो फोर फादर्स थे, जो हमारी मदर्स थी, तो उनमें एक तो ना इतना स्ट्रेसफुल लाइफ थी जी, ना ही डाइट इतनी ख़राब थी, ना ही इतना पोल्यूशन था, ना कंपटीशन की इतनी लाइफ थी। हाँ जी। ठीक है, और घर में एक कमा रहा है तो बाकी सब खा रहे हैं, सामने सब्जियां आपकी उधर उगी हुई हैं, वहीं से खा ली। अभी डाइट प्योर नहीं है, स्ट्रेसेस बहुत हैं, डिस्टेंसेस, बच्चे को छोड़ने माँ जाती है तो 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसती है, वापस आके कुकिंग करती है तो चीज़ें प्योर नहीं मिल रही हैं, और पोल्यूशंस बहुत हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं। ये सारी चीज़ें आपको उम्र से पहले एजिंग ले आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले शायद इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी अब है। हाँ। ठीक है, ब्यूटी नो डाउट, ब्यूटी पे तो जब से इंसान पैदा हुआ है वो कोशिश कर रहा है। मैंने तो बड़ी इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ी, तो उसमें भी हमारे अंबिया की वाइफ भी जो थी वो भी, आप क्लियोपेट्रा को देख लें, फिरौन की मिसेस को, तो कोई ना कोई वहाँ से लेके दरख्त उसका कोई कालक वहाँ से निकाल कर उसका वो काला सुरमा बनाती थी, दूध से नहाती थी, दही से करती थी, किसी चंबेली के फूल से खुशबू लगाती थी। तो खूबसूरती, क्योंकि अल्लाह ताला खूबसूरत हैं और वो खूबसूरती को पसंद करते हैं, उन्होंने हुस्न जमाल अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखा है और पसंद फरमाते हैं। तो हुस्न जमाल तो मेरा ख्याल से प्रेजेंटेशन तो हर इंसान को मेरा ख्याल अच्छा भी लगता है और लगना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं। आप देखें ना कि बच्चा जब घर से निकलता है तो माँ स्ट्रेस में पता नहीं वापस आता है नहीं आता है, 10 जगह से घूम फिर के बस मिली नहीं मिली, धुआं, हेयर खराब हो रहे हैं, स्किन खराब हो रही है। जो पहले नहीं होता था अब होने लगा है, बाल वक्त से पहले झड़ गए, वाइट हो रहे हैं, हो गए, बच्चियों के बाल सैग कर गई है। आप कह रहे हो मैं इतना खा भी नहीं रही लेकिन मेरी वेट गेन हो रहा है, और अगर मैं डाइटिंग करती हूँ तो मेरी स्किन सैग हो जाती है, एजिंग जल्दी आ जाती है। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। अब जब ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इनके सोल्यूशन के लिए साइंस जो है वो नई नई इन्वेंशन कर रही है, ताकि आपको जो एजिंग आ रही है उसको स्लो किया जाए, आपके जो फीचर्स डल होके सैग हो रहे हैं उनको इन्हेंस किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे यहाँ मीटिंग करने का, आपसे बात करने का एक्चुअली हमारा एम भी यही है कि लोग गलत जगहों पे चले जाते हैं, गलत जगह जाके अपने आप को बिगाड़ लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, अब कैसे सही हो सकता है। तो मैं आज आपसे प्रोसीजर्स डिस्कस करूंगी कि ये कैसे होते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। सबसे पहले तो एक जो अभी लाइक बहुत ज़्यादा एक फैशन में आया हुआ है, और मैं एक प्रैक्टिकल नेचुरल सी बात करूंगी। मैं तो बहुत सांवले रंग को पसंद करती हूँ और मैं कहती हूँ स्किन अच्छी होनी चाहिए बस, लेकिन हमारे यहाँ एक क्रेज़, साउथ एशिया का क्रेज़ है गोरा रंग, और उस गोरे रंग को लेके ना बड़ा लोग ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस, उसकी ड्रिप्स, ये सब चीज़ें लगवा रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा उसी से रिलेटेड है। कहीं कुछ लोग कहते हैं अरे होए ये लगाने से तो स्किन का कैंसर हो जाएगा, कहीं कुछ कहते हैं फलाना हो जाएगा, कहीं कुछ कहते हैं कुछ। आप मुझे प्लीज़ इस पे थोड़ा रोशनी डालेंगे, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस क्या हैं, कहाँ से डिराइव हुए हैं और क्यों लगवाते हैं लोग? क्या इसके वाकई नुकसान आते हैं कि स्किन का कैंसर हो जाएगा? जी जी जी, नहीं आपने बहुत रिलेवेंट सवाल पूछा है निदा, बिकॉज ज़ाहिर पब्लिक को इतना अंदाज़ा नहीं है और लगवाएं या ना लगवाएं। देखें ग्लूटाथियोन जो है एक एंटी ऑक्सीडेंट कह लीजिए या एक पावरफुल विटामिन कह लीजिए,
یہ ایسی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور غلط چیز نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے. یہ ہماری باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پروڈیوس کیا ہوا ہے ہماری باڈی میں, لیکن کچھ وقت کے ساتھ, ایج کے ساتھ, جیسے ہماری باڈی کے مختلف وائٹامنس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے وہ بچپن کا, ٹین ایج کا گلو نہیں رہتا, ٹھیک ہے, تو یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے گروتھ ہارمون کم ہو گیا, مختلف وائٹامنس کم ہو گئے تو کم ہو جاتا ہے, لیکن یہ خطرناک چیز بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ اس کی جو چیزیں کہ لگانے چاہیے کہ نہیں لگانے چاہیے, دیکھیں نمبر 1 کہ آپ جب لگوانے جا رہے ہیں تو کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو ڈائریکٹ نہ لگائے. اچھا, سب سے پہلے آپ کی باڈی کے ٹیسٹ ضرور کرائے. دیکھیں میں ٹیسٹ کرائیں, دیکھیں میں آپ کو بولوں کہ آپ پیناڈول کھا لیں, میں آپ کو 2 پیناڈول دوں, اگر میں آپ کو 4 پیناڈول دوں تو شاید آپ بے ہوش ہو جائیں یا آپ کو ریئیکشن ہو جائے. تو جب پیناڈول آپ کو ریئیکشن کر سکتی ہے تو انجیکشن کیوں نہیں کر سکتا. تو باڈی کے ٹیسٹ کہ آپ کا لیور ٹھیک ہے, آپ کی کڈنی ٹھیک ہے, آپ کی باڈی کے آپ کے پاس کوئی آتا ہے آپ اس کو کیا ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں؟ میں ان کو بیسک ٹیسٹ لکھ کے دیتی ہوں. پہلے بلڈ کا ٹیسٹ, بلڈ CP ESR, ان کے تھائرائیڈ کے ٹیسٹ, ان کا لیور کا ٹیسٹ, اس کا شوگر کا لیول اور ان کی کڈنی کے ٹیسٹ. یہ مسٹ ہوتے ہیں میرے ہر مریض کے, کہ جو بھی دوائی ہے وہ منہ سے جا کے آپ کے سسٹم سے, گردے, آپ کے جگر اور گردے سے نکلے گی. جی. تو جہاں سے دوائی نے نکلنا ہے, کام کرنا ہے, وہ آرگن نارمل بھی ہیں کہ نہیں. جی, اگر وہ سب نارمل ہے تو اوکے, یو آر فٹ فار دا انجیکشنز, ٹھیک ہے. اچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس سے واقعی فرق پڑتا ہے, آپ کی اسکن برائٹن ہوتی ہے؟ جی, میں نے کہا نا کہ آپ دیکھیں, آپ کوئی انگریز تو نہیں بن سکتے نا. نو, یہ جو بالکل مسکنسیپشن کہ ہم انگریز بالکل نہیں بن سکتے, کیونکہ وہ جینیٹیکلی ان کے جو براؤن جو سیل ہیں وہ بہت لائٹ کلر کے ہوتے ہیں, اور ہم جو ایشین لوگ ہیں ہمارے اندر جو براؤن سیل ہے ان کا کلر ڈارک بھی ہوتا ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے. کہ وہ برائٹن جو ہے وہ کتنے لیولز اوپر ہو جاتا ہے جو آپ کی اسکن ہے؟ 2 to 3 شیڈز ہم اوپر آ جاتے ہیں. اچھا, یہ پریکٹیکلی پیشنٹس کو میں نے دیکھا 2 to 3 شیڈز اوپر آ جاتے ہیں, اور دوسرے اسکن کیونکہ گلوئی اور یونیفارم ٹون جیسی آ جاتی ہے, ایون ٹون ہو جاتی ہے, گلوئی ہو جاتی ہے, ایون ٹون, تو اٹریکٹیو لگتی ہے. یو سی, آپ کی فیچرز نمایاں ہوتے ہیں, آپ کی اسکن ٹون ایک جیسی ہو جائے اور گلو اور شائن آ جائے. کس عمر سے شروع کر سکتے ہیں اور کتنے عرصے یہ چیز رہتی ہے, پھر دوبارہ ریڈو کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں 20 سے پہلے 18 سے پہلے تو باڈی کا اپنا سسٹم بن رہا ہے نا, بونز بن رہی ہیں, کچھ انزائمز, کچھ آپ کی باڈی کے ہارمون ابھی بن رہے ہیں. تو میں ایڈوائز کروں گی کہ 18 سے پہلے بچے بچیاں اپنے جسم میں کوئی چیزیں لگوائیں نا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بچے بچیاں جو کالج یونیورسٹی جاتے ہیں تو ویسے بھی ٹین ہو جاتے ہیں, گھر بیٹھ کے ویسے ہی ان کا رنگ مطلب ٹھیک ہو جائے گا, جاتا ہے ٹھیک ہو جائے گا. اور جب آپ کی شادی کی ایج آنی ہے اس وقت آپ 20-25 کے تو آپ جو کرانا چاہیں, لیکن 18 سال تک ایٹ لیسٹ آپ کی بونز ابھی گرو ہو رہی ہیں, آپ کی باڈی کے مختلف چیزیں ابھی بن رہی ہیں, انزائمز وغیرہ, تو اس کو نہ چھیڑیں. اچھا, اس کو ہونے دیں. یس, اپنی اسکن کی کیئر ضرور کریں کہ آپ اسکن کے اوپر کیا لگانا چاہیے. اچھا, کیا کورس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا, جیسے کتنے انجیکشنز آپ لگا؟ یہ ندا ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے اگر میں کسی سے بولوں کہ جی یہ آپ آگمنٹن ہے, آپ کا گلا خراب ہے تو یہ آگمنٹن کھا لیں, ٹھیک ہے, 3 دفعہ کھا لیں 625 ملی گرام کی یا 325 میں, تو 2-3 پیشنٹ کو دوں گی, ایک آ جائے گا جی میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں, دوسرا کہے گا کہ مجھے تو نہیں فرق پڑا, اچھا, تیسرا کہے گا کہ کچھ ابھی ٹھیک ہے. سی, ہر باڈی ڈفرینٹ ہے, تو اسی لیے گلوٹاتھیون کے لیے بھی کوئی فکس نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہر باڈی, کسی کو میں پیناڈول دوں گی کہیں میرا سر درد بالکل ٹھیک ہو گیا, دوسری کہے گی نہیں پھر میں اس کو بروفین دوں گی, ٹھیک ہے. تو ہر باڈی کا میٹابولزم ڈفرینٹ ہے, ہر باڈی کا سسٹم ڈفرینٹ ہے. اچھا, کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک کورس کرنے کے بعد فار ایگزامپل اگر 12 انجیکشنز لگائیں آپ, جو بھی ریکمنڈیشن دے, 6 لگائیں, 3 لگائیں, جتنے بھی لگانے ہوں, تو مجھے بتائیں کہ وہ کتنی دیر تک آپ کو وہی کمپلیکشن ملتی ہے, یا پھر تھوڑے دنوں بعد پھر ری ٹچ کے لیے آنا پڑتا ہے؟ سب سے ضروری, اگر آپ کی باڈی میں جب میں نے ٹیسٹ کرائے ہیں کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے, کوئی وائٹامنس کی, کوئی منرلز کی, یا کوئی اب نارملٹی لیور کڈنی کی نہیں ہے جس میں سے گلوٹاتھیون نے گزر کے کام کرنا ہے, تو ریزلٹس اچھے آئیں گے, ٹھیک ہے, اور جلدی بھی آئیں گے. نمبر 2, آپ نے جب یہ لگانا ہے تو ابھی تک جو میری آبزرویشن ہے اتنے عرصے میں پیشنٹ کو, تو 20-25 انجیکشنز کے بعد پیشنٹ کو نوٹسبلی فیملی میں, رشتہ داروں نے, فرینڈس نے کہنا شروع کر دیا کہ کلر تمہارا اچھا چمک رہی ہو, کیا خوشخبری ہے, کہ کچھ کر رہی ہو یا کیا ہے, کلر اچھا. میں تو مجھے تو پتا ہوتا ہے لیکن فیملی کہنا شروع کر دیتی ہے, رشتہ دار. تو یہ 20-25 کے بعد ان کو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے
वीकली होते हैं डॉक्टर हफ्ते में 2 दफा, हफ्ते में 2 दफा। लेकिन अगर कोई ऐसा हो गया है कि आप कहीं चले गए नहीं आ सके तो फिर हम डबल डोज हफ्ते में 1 दफा लगा देते हैं। हाँ। लेकिन कोशिश करें कि डबल डोज हर दफा ना लगानी पड़े ठीक हमें। है। हम स्लो ही जाएं तो बेहतर है, लोड ज्यादा ना। डॉक्टर साहिबा जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों को पता नहीं है तो वो ये भी कहते हैं इससे कैंसर होता है, वो क्या ये बात हकीकत है कि ये वाले ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन है ये बेसिकली बनाए गए थे कैंसर पेशेंट्स को एनर्जी देने के लिए और गोरा होना उसका साइड इफेक्ट था, क्या ये सही है इसकी बेसिक? सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, जितने भी बीमार लोग जिनको क्रॉनिक बीमारियां थी, टीबी थी, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ करते थे, तो उनके लिए कि जी उनको एनर्जी मिल जाए, मेमोरी अच्छी हो जाए, ताकत आ जाए, कीमोथेरेपी लग रही है तो उनको दिया करते थे। अच्छा। तो जब उनको दिए तो जाहिर है जब बॉडी के विटामिन बनेंगे, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन आएगी, तो डेफिनेटली मैं अगर सिर्फ एग्जांपल दूं कि आप 2 बच्चे हैं, हाँ। एक को आप खाना अच्छा दें, दूसरे को ना दें, तो जिसको खाना अच्छा देंगे उसका कलर भी अच्छा होगा, ग्लो भी होगा। तो ये वही बात है ना कि आपने उसको विटामिन्स, मिनरल्स, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी दी तो उसका कलर अच्छा ऐसे इजाद हुआ ये, ठीक है। तो इस तरह से उनको हुआ कि जी तो इतना अच्छा है कि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन को खत्म करता है, आपका जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस साइकिल है उसको खत्म करता है, एंड फ्रेशनिंग, और आपकी बॉडी के अंदर जो है रेडिएंट ग्लो स्किन लाता है और सिस्टम को भी बेहतर करता है। तो ये कैंसर बिल्कुल नहीं करता। यस, अब मैं ये नहीं कह सकती कि 2 नंबरी जो हो रही है कि कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, बिकॉज यहाँ तो सुना है कि जी कोई पता नहीं कौन सी कॉलोनी में मेकअप बन जाता है और ब्रांडेड नाम आ जाते हैं और दवाई यहाँ बन जाती है। तो ये एक अलग डिबेट है। उसके लिए तो एक लॉ इन्फोर्समेंट पूरा वो सिस्टम होगा, लेकिन अगर ओरिजिनल चीज है तो सही डॉक्टर का इंतखाब करें ना भाई, पढ़ा लिखा डॉक्टर, ताकि डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये मैं चीज मंगा रही हूँ ये कहाँ की है, और अगर वो गलत है तो वो जिससे मंगा रही है उस कंपनी वाले को भी पकड़े। ओके है ना? सो 2 नंबरी हर चीज हो रही है, डॉक्टर लगाता जरूर है कि बना नहीं रहा, ठीक है। तो ये जरूर आप ख्याल कीजिए कि कहाँ से आ रहा है। कोई कह रहा है मैं तुम्हें 1000 में लगा दूंगा, तो ऐसा ग्लूटाथियोन क्या है जो पूरी दुनिया में इतना महंगा है, यहाँ आपको 1000 Why? अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप हमें थोड़ा सा एक एवरेज गाइडलाइंस दे दें कि ये इतने से शुरू होता है इतने तक होता है, ताकि लोग ऐसा ना हो कि यार वो तो 2000 में लगा रही थी, वो तो 1000 में लगाई थी, वो थोड़ा सा एक आइडिया दे दें। 10 to 12 के दरमियान लगेगा, 10 से 12,000 के दरमियान लगेगा ओरिजिनल। और अगर उससे कम होगा तो यहीं कहीं गड़बड़ है, आई डोंट नो, कोई गड़बड़ है, आई डोंट नो, है ना? ठीक है, कहा ना डॉक्टर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर आपका कलर नहीं चेंज हो रहा, आपके सिस्टम सारे नॉर्मल हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या फायदा पैसे जाया करने का? तो वो फिर 1-2 हज़ार वाला तो इट्स नॉट अ पेनाडॉल। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे सामने यहाँ कुछ खवातीन बैठी हुई है और आजकल हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो कोई भी अपने आप से खुश नहीं होता, फिर उसके बाद बाकायदा औरतें कमेटी डालती हैं कि मैं इस दफ़ा कमेटी निकलेगी तो सोफ़ा नहीं ख़रीदना, मुझे फ़लानी चीज़ करनी है। तो आइए ज़रा इनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, डायरेक्ट आपको बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुमेरा। सुमेरा कैसी हैं आप? क्या प्रॉब्लम है? वैसी बड़ी प्यारी हैं आप। क्या आपको क्या है? ये इससे तो आप लग रही हैं मतलब लाइक मेरी बहन लग रही है आप। उससे जो है ना वो फेस जो है ना बहुत बड़ा बड़ा लगता है। तो मेरी बड़ी बहन जो वो छोटी लगती है और मैं उसके सामने जब खड़ी होती हूँ तो और खास तौर पे जब ईद की या कोई ऐसी तस्वीर खींचे तो अल्लाह मेरा मुंह तो, या सेल्फी ले रहे हो एग्जैक्टली, मैं सेल्फी तो नहीं लेती ना कि तो और ही बड़ा आएगा मुंह। तो अब ये क्या करें? मतलब लाइक मेरी तरह और भी बहुत सारे, मैं तो डाइट कर करके पागल हो गई डॉक्टर साहब। मैंने कल ही डाइट तोड़ी है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा था खाए बगैर। नहीं इतना डाइट नहीं, क्योंकि हम तो आपको देखकर सोचते हैं कि हमें आपके जैसा होना चाहिए जो वेट हमारा है। वो भी अभी डॉक्टर साहब मैं वही जी सुमेरा सिर्फ फेस की बात नहीं करूंगी, ज़ाहिर है मैं आपको ओवरऑल देख रही हूँ तो आपका वेट भी ज़्यादा है, ठीक है। एज मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि सब सुन रहे हैं। हाय अल्लाह। लेकिन मुझे क्योंकि डॉक्टर हूँ मुझे अंदाजा है क्या एज है आपकी, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से आपका वेट ज़्यादा है, ज़ाहिर वेट ज़्यादा होगा तो एज ज़्यादा भी लगती है। हाँ एज भी ज़्यादा लगती है, फेस भी उससे आपका ज़ाहिर थोड़ा बड़ा लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। सुमेरा को डॉक्टर साहब क्या मशवरा देने वाली हैं? सुमेरा अपने गल्लों से खुश नहीं है, लोग तो गल्ले भरवाने आते होंगे, लेकिन सुमेरा के लिए डॉक्टर साहब क्या प्रिस्क्राइब करेंगी या सुमेरा जैसे लोगों के लिए, वो हम जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं जाएगा नहीं,
जा ही नहीं सकती, औरतें तो हुक हो चुकी हैं, मुझे पता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। किसी को मसला होता है, हाय अल्लाह मेरे तो गले ही नहीं है, स्किन सैग कर गई, और किसी को मसला होता है, हाय मेरे गले, कुछ खाया सबसे पहले यहीं आया, क्यों सुमेरा? तुम्हारा और मेरा काम एक है सुमेरा, है ना? तो सुमेरा और मैं, निदा और सुमेरे के लिए कुछ बताइए कि हम अपने गालों का क्या करें। ये गाल अब जो है ये तंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक तो ये होता है कि कुछ लोगों की इन जगहों पे फैट होती है, मतलब नेचुरली। हाँ, नेचुरली हर किसी की बॉडी में अलग अलग जगह फैट आता है, कोई यहाँ से मोटा हो जाता है, कोई हिप से हो जाता है, कोई हमारे तो यहाँ आता है मुंह पे सबसे पहले। कह दिया था कि हर इंसान की बॉडी का मेटाबॉलिज्म और आउटलुक डिफरेंट है। हाँ। ठीक है? तो इसमें कुछ लोगों के ये जो एरिया है, ये एरिया, इसमें फैट होती है। ठीक है। इसको हम बेबी फैट कहते हैं, बकल फैट कहते हैं। हाँ। ठीक है, तो अगर तो वो बेबी फैट यंग एज तक रहती है, बाद में खुद ही कम हो जाती है कंटूरिंग के बाद, जैसे टीन एज के बाद। अगर नहीं होती तो कॉस्मेटिकली हम ये करते हैं कि 2-4 तरीके हैं। या तो आप इसमें अपना ये जो फुटोना लेज़र है वो करा लीजिए, हाईफू लेज़र है जो कि है वो करा सकते हैं आप, इसके साथ उससे टाइटनिंग हो जाती है। या आप थ्रेड्स कराते हैं, बिकॉज जब थ्रेड्स कराते हैं तो ये वाला एरिया जब हम इसको लिफ्ट करते हैं तो अंदर जो फैट है वो मेल्ट होके टाइटनिंग फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। वो थ्रेड का ये कमाल होता है, उसके अंदर कोई फाइब्रोस्ड हो जाती है, कोई केमिकल होता है थ्रेड। थ्रेड इटसेल्फ, यानी जिसको सिजेरियन हुआ है, जो किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो आप हम पिक्चर दिखाएं जरा थ्रेड की। हाँ बिल्कुल दिखाएं आप डॉक्टर साहब, ये देखिए ये थ्रेडिंग का ये थ्रेड ये हाँ, इसकी एज जो थी वो डाइटिंग करके बहुत बच्ची की स्किन लूज हो गई थी। ठीक है, हाँ। तो अब ये लग रहा है लूज हुई हुई, ये भी लूज हुई हुई है, इनकी चीख खातून की लूज हुई हुई है। तो अब जब मैंने इनको थ्रेड किया था तो ये देखें ये लिफ्ट हो गई। ओके, ठीक है, ये लूज होके नीचे आया तो अब ये लिफ्ट हुई है इसकी। जरा बिफोर दिखाइए, तो बड़ा फर्क आया डॉक्टर साहबा। ये नहीं जो दूसरी इससे पहले वाली दिखाइए, यंग वाली खातून, ये वाली ये थी बिफोर, ये बिफोर है। हाँ। अभी इनको दिखाइए आंटी, इनको मिसेस नहीं बेटा नहीं, मिक्स जिनकी कर रहे हैं। गाल है, गाल का ये बिफोर है, ये बिफोर है। इनकी Oh my सैग हो रही है, God। देखिए स्किन एजिंग आ रही है, झुर्रियां नीचे लटक रही हैं, और इसको थ्रेड लिफ्ट किया है। तो अब इसको दिखाएं पूरे फेस को, ये देखिए। तो डॉक्टर साहब आपने इनकी लाफ लाइंस भी फिल की हैं क्या? सब किसी चीज को नहीं टच किया सिवाय थ्रेड के, ना फिलर है ना। तो डॉक्टर साहब उनकी तो लाफ लाइंस भी चली गई। सब बिकॉज ये आपका थ्रेड लिफ्ट करता है इसको, और थ्रेड में क्या है कि हम थ्रेड को एक डायरेक्शन दे देते हैं। क्या प्रोसीजर होता है थ्रेड का, क्या करते हैं? थ्रेड में ये होता है कि अब आप ये जिस तरह देख रहे हैं कि इसमें ये पेशेंट हमारे साथ बात कर रहा होता है। अच्छा। लोकल एनेस्थीसिया दे दिया। अच्छा, मुंह पे कोई इंजेक्शन लगाया, लोकल एनेस्थीसिया क्रीम लगा दी। अच्छा, क्रीम लगा के सुन कर दिया, और उसके बाद जो है वो एक खास जगह पे लोकल एनेस्थीसिया जहाँ से हमने थ्रेड डालने होते हैं। सुई नुमा चीज जाती है कोई? हाँ, एक सुई नुमा अच्छा। कैनुला सा होता है, उसके अंदर थ्रेड होते हैं। अच्छा, वो वहाँ से हमने कर दिया, हमने निशान लगा लिए कि कहाँ कहाँ इसका लूज हो रही है, मैंने कहाँ से उठाना है, ये लूज हो रहा है, आईब्रोज नीचे हो रही हो, ये क्या करना है, नेक है क्या है, इवन सर से लेके पाँव तक हर जगह थ्रेड डालते हैं। अच्छा, हर जैसे किसी का हाथ वो हो रहा है सैग, वो भी थ्रेड से? सब एवरी बॉडी एवरीथिंग। ठीक है, तो उसमें फिर हम निशान लगा के फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। हल्का सा इंजेक्शन लगाया, पेशेंट बातें कर रहा होता है हमारे साथ, कोई पेन नहीं होता। अच्छा। और उसमें जब हम पूरा एक तरफ कर देते हैं तो हम उनको दिखाते हैं कि ये देख लें कि ये आपका ये हो चुका है और ये नहीं हुआ है। अच्छा, इंस्टेंट वहीं पे नजर आ जाता है? 30% तो वहीं, और बाकी जो 3 महीने बाद आपका कोलेजन बनता है तो यू सी योर स्किन वो जो टाइट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है। खारिश नहीं होती अंदर कोई चीज है जैसे? कुछ भी नहीं। आप कल किसी के सिजेरियन हुआ हो, ऑपरेशन हुआ, तो अंदर आपके जो देखो वो जहाँ पे निशान है आपके सिजेरियन का, साइड की स्किन लूज है लेकिन वो स्किन टाइट है। क्यों? क्योंकि वहाँ नए सेल आ चुके हैं, टाइटनिंग सेल। सो दिस इज द साइंस। ठीक है, तो उससे आप डॉक्टर साहब थ्रेड से क्या क्या हो सकता है? जैसे ये आपने कहा ये गाल, ये जैसे इनको भी कुछ हो सकेगा फायदा? बहुत फायदा होगा थ्रेड। मैं एक्चुअली जितने नेचुरल प्रोसीजर है मैं उसको ज्यादा प्रेफर करती हूँ बजाय कुछ इंजेक्ट करने। हाँ, बिकॉज फिलर है, लाइक फिलर एक आर्टिफिशियल है, 6-7 महीने बाद खत्म हो जाएगा। ये कितने देर से तक रहता है थ्रेड? ये 3 साल। मेरा एक पेशेंट अभी 4 साल के बाद भी आया है, तो मैंने कहा यार आप तो अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो लेकिन उनको था कि मैंने वापस बाहर के मुल्क चले जाना है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कर दें, मैं 6 साल बाद वापस आऊंगा। 4 साल के बाद आए, अभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आदमी औरत सब करा सकते हैं। एक बच्ची की शादी होनी थी, शी इज डॉक्टर, उसकी शादी होनी थी तो उसका नाक थोड़ा सा वो था, तो उसको मैंने स्लिम किया, लंबा किया। तो किससे? थ्रेड से?
हाय हाय। हाँ हाँ, अच्छा अभी मैं आपको साहबा। दिखाऊंगी इसके अंदर। हाँ। तो थ्रेड से पतला भी हो जाता है, लंबा भी हो जाता है, यहाँ से खड़ा भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो वो उसको अभी तीसरा साल है, तो मुझे लाहौर से फोन करके कह रही है कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, किसी को पता भी नहीं चला, तो कुछ हो तो नहीं जाएगा? मैं कुछ नहीं होगा, 3 साल हो गए उसको। हाँ। इसी तो 3 से 4 साल तक इसके इफेक्ट रहते हैं। Okay. इट्स वेरी गुड बिकॉज आपका अपना सेल बनता है। ये एक मुझे जरूरी चीज ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज आपने किसी का थ्रेड किया है, उसने कितने दिन तक अपने मुंह को छुपा के रखना है, कितने दिन तक वो स्वेलिंग और वो सब वैसे चीजें? मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैं थ्रेड करके उसी वक्त ऊपर से मेकअप करके कहती हूँ जाओ शॉपिंग करके आ जाओ। ओहो या अच्छा, मतलब लाइक कोई स्वेलिंग वगैरह कुछ? स्वेलिंग होती है हाँ। लेकिन 2-3 दिन के लिए, लेकिन उस वक्त इंस्टेंट इतनी नहीं होती, सेकंड थर्ड डे होती है, लेकिन इतनी नहीं होती। आप मेकअप करके यू कैन फिर भी कितने दिन तक घर में बैठे? 3-4 डेज। अच्छा, 3-4 days। हाँ 3-4 डेज। और अगर किसी की शादी हो रही है या किसी की कोई बड़ा आने वाला है, फंक्शन आने वाला है, फंक्शन आ रहा है, तो देखें कितने function दिन पहले आए आपके पास? फिर मैं जरूर कहूंगी क्योंकि कोलेजन जो अंदर बनता है, आपका अपना सेल बन रहा है, मैंने तो जी। सिर्फ धागे डालने। जी। सेल आपका अपना बनेगा टाइटनिंग, हाँ। तो उसको लगते हैं 6 to 8 वीक। ओके ठीक है, हाँ। थ्रेड तो डाल दूंगी मैं 6 to 8 week, यानी इसका मतलब है 1.5 कि से 2 2-2.5 महीने पहले आप प्लान करें किसी बड़े शादी या कुछ से पहले, ताकि उस वक्त आपका फेस कंटोर्ड, स्लिम और अच्छा लिफ्टेड नोज वाला दिखा रहे हैं हम अभी तस्वीरें ना, हाँ। ताकि फिर लोगों को आइडिया हो कि हम क्या बात करें। दिखाएं जरा प्लीज। ये बिफोर है? ना, ये आफ्टर है। अच्छा before ये आफ्टर है। ये बिफोर है। इसका नाक की चौड़ाई देखें, हाँ जी, और दोबारा दिखाएं अभी प्लीज दिखाएं। आफ्टर। ये ओके, ये हमने यहाँ से स्मॉल किया, ठीक है। अभी और भी नोज दिखाएं, एक और आएगा नोज और दूसरी दिखाएं नोज। नोज की। ये देखें बैठा हुआ है, चौड़ा है, ये बिफोर है। बिफोर है। ओके, आफ्टर दिखाएं। ये देखें थोड़ा straight लंबा हो nose, गया। लंबा हो गया, स्ट्रेट इंग्लिश नोज की तरह से। ये हो गया, एक और आएगा नोज का, देखिएगा। दिखाएं और। नहीं, ये आफ्टर है, आपने पहले वाला दिखाएं। ये पहला ओरे बाप रे, ये आदमी है ना? आदमी है, और अब ये बात, ये अभी ओ माय गॉड, See, ये all are thread. चेंज। It's all अच्छा thread. नथनी भी छोटी हो गई। हम डिपेंड करता है ना, आपको हर बंदे को एक जैसी जरूरत है। किसी को है कि मेरा नाक यहाँ से ठीक है, मुझे यहाँ से लंबा चाहिए, ओके। हाँ। किसी को है कि मेरा यहाँ से तो ठीक है लंबा, मुझे यहाँ से चौड़ा चाहिए। किसी को है कि मेरा नाक थोड़ा यूं तोते की तरह आगे है, मुझे यहाँ से उठा हुआ, जैसे आजकल फैशन है तरह यहाँ से उठे हुए नाक का, मुझे यहाँ से। अच्छा। 3 डायरेक्शनल। सो क्या आपको तीनों डायरेक्शन की जरूरत है, किसी एक डायरेक्शन की जरूरत है? और दो डॉक्टर की है? साहब शक्ल चेंज करती, शक्ल एकदम चेंज लगने लगती एक इनहैंस, आपका बड़ा प्रोमिनेंट नोज, बड़ा प्रोमिनेंट है। अच्छा आपके पास आते हैं सुने मेरी कतरीना कैफ जैसी नाक कर दें, सुने मतलब आते होंगे, ये कहते होंगे ना? आते हैं, लेकिन मैं ये एडवाइस करती हूँ, देखिए मेरे लिए हर औरत, हर मर्द खूबसूरत है क्योंकि मेरे रब ने बनाया है। हाँ। तो मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान जो भी मेरे पास आया है वो कोई प्लेन कैनवस नहीं है, वो अपनी एक पेंटिंग लेके आया है अपने बिल्कुल। साथ। उसके ऊपर एक फेस, एक कलर, हर चीज पहले से लगी हुई है। मुझे उसके अंदर जो खूबसूरती, उसी को ढूंढ के इनहेंस करना है। डॉक्टर साहब पहले तो ये नाक वाक की सर्जरीज बाकायदा एनेस्थीसिया देख के साल ऑपरेशन लग होता जाता था कि पूरी हड्डी लगा के यहाँ से इसको है ठीक ना? करना। हाँ। और तो अब ये एडवांसमेंट, डाउन टाइम कम हो गया। आप फिक्स मिनट में फिक्स कराया और चले जी। अच्छा ये नाक फिक्स करा कर, अल्लाह माफ कर, नाक फिक्स करा के कितने दिन में आप बाहर निकल सकते हैं? मेरे पास तो मेरा ख्याल है कोई इस तरह के भी आए हैं जिनका प्रोफेशन इस तरह से था, तो उन्होंने तीसरे दिन शूटिंग शुरू कर दी थी। अल्लाह, अच्छा 3 दिन। और जो पहले होती थी वो हड्डी निकाल लगाने वाला सर्जरी, वो तो फिर जाहिर है सर्जरी के बाद आपको, सर्जरी के बाद महीना, 1.5 महीना, 2 महीना स्वेलिंग, ये क्योंकि सर्जरी फिर पूरा एक सर्जरी जो है वो प्रॉपर नोज की, वो 8 महीने बाद रिजल्ट पूरा देगी, जब पूरा एक टिश्यू जुड़ता है। ये तो आपका थ्रेड है और टिश्यू उस तरफ जाता है, तो आपको स्वेलिंग 2 दिन में खत्म, तो आप जाएं। अच्छा एक तो समेरा के लिए प्रोसीजर हो गया थ्रेड वाला, और क्या क्या प्रोसीजर हैं? जाहिर है अलग अलग होती होंगी ना चीजें, और क्या क्या, कोई लेजर या कुछ? अगर इनको डर लग रहा हो, हाय मैंने थ्रेड डलवा रही, मुझे दर्द होगा, इंजेक्शन से भी लोगों को डर लगता है, अगर तो क्या अगर आप वो नहीं करा रही, फिर मैंने आपको कहा कि आपके फोंटोना लेजर है वो करा लीजिए। वो लेजर में क्या होगा? उसमें स्किन टाइटनिंग होगी, ये जो लूज होगी, ढलक टाइट होगी तो श्रिंक भी होगी ना। ओके। लूज स्किन ढलकती, फैली हुई लगती है ना। हाँ। तो जब स्किन टाइट होगी और लिफ्ट होगी तो टाइटनिंग इफेक्ट आएगा ना, ठीक है, वो आप करा लें। तो तीसरा है वो कितनी देर का प्रोसीजर है? वो इस लाइक आधा पौना घंटा वो लेजर लगाती हाँ, हैं? लेजर है, मशीन आधा पौना घंटा लग जाता है आपको। अच्छा। ठीक है, पौना घंटा लगता है। उसके तो थोड़ी सी रेडनेस होगी, हल्की सी 1-2 दिन स्वेलिंग होती है, वो होता है। उसके बाद
उससे स्किन का कलर भी, कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा होता है। अच्छा। क्योंकि अंदर के सेल्स अच्छे होते हैं ना, नए वेस्कुलरिटी बढ़ती है, हाँ। तो कोलेजन नया बनता है, तो कलर कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा होता है। उसके अलावा कोलेजन इंडक्शन थेरेपी होती है, जिसमें लेजर के साथ कुछ माइक्रो निडलिंग्स लगी होती हैं, तो वो जब अंदर जाती हैं तो वो भी आपकी स्किन के अंदर जाके जो स्किन लूज हो रही है, आपस में जगह छोड़ रही है, उसको क्लोज करना शुरू हो जाती है। तो ओपन पोर्स का मसला भी ओपन पोर्स और जो सेल लूज हो गए, टाइटनिंग ओह। इफेक्ट, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, अच्छा। बहुत अच्छी चीजें हैं इसमें, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। और फिर अगर फैट में इसलिए नहीं कह रही कि फैट ऑलरेडी एक प्लम्प लुक देगी, तो आपको मैं वो नहीं देना चाह रही उसके अंदर। हाँ, कि फैट तो आप नहीं भरना चाह रही टाइटनिंग के लिए, लेकिन मैं वरना फैट और निकलवाने का भी नहीं बोलूंगी, हाँ। क्योंकि फैट निकलवाना एक एज में हमारी बॉडी की फैट ही हमें यूथफुल रखती है। एग्जैक्टली। अगर हमने फैट निकाल अभी काम आ रही डॉक्टर साहबा, मेरी फैट यहाँ गले की। हाँ। पहले मैं पूरी जिंदगी में वरना इतनी अभी परेशान रही हूँ डॉक्टर साहबा, गोल मुंह, और ये गोल मुंह अब मेरे काम आ रहा है। क्योंकि मेरे पास बच्चे बच्चियां या अच्छे खासे एज के लड़के लड़कियां भी आए हैं, उनमें जब उन्होंने डाइटिंग की तो कि जी मोटे डाइटिंग तो की, लेकिन जब एज जो है 30 साल 25 साल में रिंकलिंग शुरू हो गई, सैगिंग हो गई, बिकॉज फैट निकाल दी उन्होंने। तो फैट निकाल दी, तो आगे तो आपके 40 45 50 साल में यही तो फैट है जो आपको बॉडी के अंदर स्टेम सेल बनाएगी, यूथफुल रखेगी। फिर तो जाहिर है, फिलर करा लो तो ये करा लो, बिकॉज आपने तो वो फैट, और फिलर कराते हुए डॉक्टर साहब एक गाल का ज्यादा हो गया, एक गाल का कम हो गया। फिलर इट्स एन आर्टिफिशियल थिंग, इट्स नॉट नॉर्मल, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। तो इतनी फैट बचा के रखें कि आप काम आए, 40 के बाद वो वाली फैट काम आए। तो जहाँ फैट चाहिए उसको बचाएं, वेट लॉस ना करें। मैं आपसे एडवाइस करूंगी कि पूरी दुनिया में वजन कम नहीं किया जा रहा, फैट कम की जा रही होती कि मुझे कहाँ फैट है उसको कम करो। हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी फैट, हमारे मसल, हमारी बोन्स, सबका सत्यानाश हो तभी तो जाता है। आप खुद से डाइट गूगल से देख के ना किया करें, एक एक्सपर्ट के पास जाके उससे मशवरा करें कि हम क्या डाइट लें जो आप कह रही हैं फैट कम हो, आपकी पूरा ये सैग ना हो। अभी अब मैं एग्जांपल, अभी ईद आने वाली है, अब आप देखें कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि चर्बी जो होती है वो फैली हुई होती है लेकिन वजन में कम होती है, ठीक है। गोश्त जो है वो फैला हुआ नहीं कि वजन में ज़्यादा। आप 2 डोंगे ले लें या बाल्टियाँ ले लें, बकरे का गोश्त लें, एक में गोश्त डालें और एक में चर्बी डालें, गोश्त अंदर चला जाएगा क्योंकि वजन है, और चर्बी जो है वो ऊपर रह जाएगी क्योंकि फैली हुई है। तो आप चर्बी निकालें ना, आप वजन कम कर देती हैं तो आपके मसल वीक हो जाते हैं, आपकी हड्डियां वीक हो जाती हैं। सही कह तो रही आप देखें फिर फ्यूचर में मेरे यहाँ दर्द हो गया, मुझे ये हो गया, तो हमें वजन इंचेस कम करने हैं। मैं खुद डॉक्टर साहब अपने गोडे पकड़ के बैठी हुई हूँ, गोडे कहते हैं ये ना। गलत, क्योंकि ये ज़ाहिर है इनका भी कसूर नहीं है कि बिकॉज समझाने वाला ही अगर ना समझाए, जिनका प्रोफेशन है वो अपने कौम को, अपने लोगों को फिटनेस के लिए सही बताए ही ना, तो लोग तो फिर वजन कम कर लेते हैं ना। वजन इनका आपका क्या नाम है? जोर से रुखसाना, आवाज तो निकालें डॉक्टर साहब, ऐसा की आवाज तो पहुंचे। रुखसाना को क्या मसला है, रुखसाना बताएं क्या आप डॉक्टर साहब? आईब्रो बहुत मेरी थिन है, आईब्रो थिन है बहुत ज्यादा, और कोई यहाँ मसला से- नहीं है? नहीं, लाफ लाइन है। अच्छा, और इसका भी बताएं ना। मसला है। और ये लिप फिलर जो है ना, ये भी मुझे पतले पतले होंठे नेचुरल चाहिए। भाई, एक जमाने में पतले होठों का फैशन था, याद है आपको? नरगिस जब आई थी, फिर उसके बाद एक जमाने में फिर मोटे होठों का फैशन आ गया। अब वो करीना कपूर के मोटे होठ हैं तो मोटे होठों का फैशन आ गया। फैशन का क्राइटेरिया भी चेंज होता है, वक्त के साथ बदलता है, बिल्कुल। अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा? सॉरी, आपका नाम दोबारा पूछो। रुखसाना को ये चेंजेस देके किस किस तरह चेंजेस देंगे और क्या फर्क इनकी आएगा? बहुत लूज हो रही है। चलें डॉक्टर साहब आप बताएं। जी रुखसाना, मैं देख रही हूँ, एक तो आपने आईब्रोज का बोला है। आईब्रोज का इस तरह से है कि डेफिनेटली कुछ लोगों की जो हेरिडिटरी में जो है इसी तरह होती कि पतली होती हैं, वालिदैन की तरफ से पतली होती हैं, तो उनके लिए होता है कि कोशिश करें अपनी लाइफ में आईब्रोज बहुत पतली थ्रेडिंग ना बनाएं, क्योंकि एज के बाद बाल सर के भी और इसके भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जितना ज़रूरी है वो निकाला करें, बहुत ज़्यादा ना निकालें, ठीक है। और आजकल तो वैसे ही बुशी आईज और आईब्रोज बहुत फैशन में है, हाँ फैशन में है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब हो गया है जो भी, इसका तरीका 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आपका, हम जैसे हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसी तरह बाल लेके, जो बहुत थिक बाल नहीं है, जो पतले हमारे बाल होते हैं, उनको लेके उनके फॉलिकल्स को यहाँ अंदर लगाया जाता है, जिसको आईब्रो ट्रांसप्लांट कहते हैं। ओह वाकई, क्या क्या चीजें होती हैं, आप देखिए, सोचिए ठीक है, जरा। आईब्रो ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वो है, वो आपका हो जाएगा। उसका साइड इफेक्ट सिर्फ ये है क्योंकि वो
यहाँ के बाल नहीं होते और ये अल्लाह ने खुद एक खास लिमिट में किए होते हैं, तो यहाँ के अगर थोड़े बढ़ते हैं तो आप उसको ट्रिम कर लेते हैं, मतलब कैंची से काट लें हल्के से जो ट्रिम हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि स्टेम सेल, कि आपके बालों के अंदर से वो जड़ें ली जाती हैं जिसके अंदर से हेयर फॉलिकल बनता है, ठीक है। जैसे रीजनेरा एक्टिवा हम सर के बालों के लिए करते हैं, वो लेके जड़ें उनको आपके बालों में इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा ये सिंपल ये है कि जब आपको लगे बाल कम हो रहे हैं उसी वक्त शुरू कर दें पीआरपी हर 15-20 दिन बाद पीआरपी करना शुरू करें, ताकि जो जड़ें कमजोर हो रही हैं। पीआरपी का प्रोसीजर बताएं। हाँ, वो पीआरपी के बताती हूँ। तो वो आपकी जड़ें कमजोर हो रही है उसी वक्त वो ग्रो करना शुरू करें ताकि वो गिरना बंद हो जाए, ठीक है। जो आप फ्यूचर में गिरेंगे एज के बाद तो वो थिक रहें और अपनी जगह पे रहें। तो दैट इज सिंपल। पीआरपी में ये होता है कि पेशेंट का अपना पीआरपी का मतलब ये होता है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, ठीक है। आपका पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और पेशेंट का जो ब्लड लेके उसके अंदर से हम उसको एक मशीन में घुमाते हैं, उसके अंदर से जो हमें रेड सेल्स होते हैं वो नहीं चाहिए होते, उसके ऊपर जो एक वाइट सी लेयर आ जाती है जिसमें हमारे WBCs, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, हम उसको ले लेते हैं। और ये याद रखिए कि हमने डॉक्टर ने अपना प्लाज्मा नहीं देना होता मरीज का लेना होता है। तो मरीज जितनी अच्छी उसकी विटामिन, जितनी अच्छी उसकी न्यूट्रिशन होती, जितना अच्छा ब्लड का लेवल होता है उतना अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ पीआरपी, तो मैं उसके टेस्ट कराती हूँ, देख लो ये कमी है, तो फिर सोचो रिजल्ट कैसा आएगा। तो मैं उसको बॉडी को हमेशा पीआरपी से पहले हमेशा रिप्लेनिश करती हूँ डिफरेंट चीज़ों से, ड्रिप से, कि अब तुम्हारा रिजल्ट आना है तो तुम्हारा ब्लड लेना है मैंने, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे नहीं है कि खून दे दो, खून आपके खून की क्वालिटी कैसी है वैसा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसा है वो पीआरपी कहाँ करा सकता है इंसान? हर जगह करा सकता है। हाँ, मैं अब हम शुरू करते हैं आईब्रोज से। आईब्रोज का पीआरपी करते हैं। आईब्रोज का पीआरपी होता है सर से सर का पीआरपी, आईब्रोज का पीआरपी, सर का पीआरपी बाल अच्छे करेगा। कमाल मेरे पास मेरे रिजल्ट होंगे कमाल। यूनिवर्सिटी के बच्चियां आ रही हैं और न सिर्फ बाल गिरना बंद होते हैं, वाइट बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरे पास रिजल्ट्स हैं बच्चियों के, इनके वाइट थे ब्लैक हो रहे हैं बाल, ठीक है। वजह वही कि मैंने नहीं बनाया, ये मेरे रब की कुदरत है कि उन्होंने सेल ही इतने अच्छा बनाया मेरे अल्लाह ने, मैं तो सिर्फ इसको यूज करती हूँ। फिर आईब्रो के लिए हो गया। आईब्रो के लिए, फेस के लिए, फेस की क्या होता है इसकी? टाइटनिंग, लिफ्टिंग, रिजुविनेशन, ओके, कॉम्प्लेक्शंस। फिर इसी तरह गर्दन के लिए, फिर बॉडी फीमेल की ब्रेस्ट एंड उसके लिए, फिर गायनी एस्थेटिक में इनसाइड द बॉडी, उसके लिए थ्रेड भी यूज होते हैं, मतलब लाइक बॉडी को टाइटन करने के लिए। आफ्टर डिलीवरीज, आफ्टर एज फीमेल का, बिकॉज डिलीवरी के बाद पैरिटी के बाद प्रॉब्लम्स आते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स में, तो उसलिए उसकी टाइटनिंग के लिए, उसकी रिजुविनेशन के लिए पीआरपी, थ्रेड लिफ्ट, उसको हम क्रोच लिफ्ट कहते हैं, वो सब कुछ जो है ये है। तो बॉडी सर से पांव तक वो है। अच्छा, तो ये नहीं कि बुरी चीज़ इसलिए नहीं है कि मैं ये समझती हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा कि ये कैसे, मतलब आप तो ये तो जायज़ नहीं है। मैंने कहा तो ये जो अक्ल इंसान को दी है ये किसने दी है? ये मेरे अल्लाह ने दी है। और इसी इल्म पे तो फरिश्तों से कह दिया गया सजदे करो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि फरिश्तों में ये इल्म नहीं था और अल्लाह ने ये इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था। और अब तो फ्यूचर तक देखना क्या क्या इल्म अल्लाह ने सिखा के भेजा। तो हमारी तो औकात ही नहीं जब तक अल्लाह हमें ये इल्म न दे। तो हमें तो ये इल्म लेना है। आंखों में लेंस डाल लेते हो, हार्ट में स्टंट डाल लेते हो, ऑपरेशन कराते हो, वो ठीक है। जहाँ ये वाला करोगे ये जायज़ नहीं है। व्हाट इज़ दिस? ये भी वही इल्म है जो अल्लाह ने हमें दिया है। एक छोटे से वक्फा लेने डॉक्टर साहबा, फिर रुखसाना के लिप्स, लाफ लाइंस, इन सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो काम हो गया रुखसाना है, आगे देखिए होता है क्या। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे बाकी जवानी है दीवानी उस वक्त हमें कुछ होश नहीं होता, दीवाने हुए होते हैं। बच्चों को ये कर दो, छोटे बच्चे होते हैं, अपना ख्याल तो रखना ही नहीं है, मेकअप करके सो जाते हैं, ना कोई क्रीमें लगाते हैं, ना सनब्लॉक लगाते हैं। उसके बाद थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े से हम ज़रा आज़ाद होते हैं, फिर हम कहते हैं ये क्या हुआ हमारे साथ, मतलब ऐसे तो नहीं थे हम। फिर हम बच्चों को अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं, देखो बेटा मैं ऐसी थी। बच्चे कहते हैं मम्मा कितनी दफ़ा दिखाएंगी तो हर औरत के साथ ये होता है। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर साहिबा से ये प्रॉब्लम डिस्कस की थी रुखसाना ने, लाफ लाइन्स और लिप्स, इसकी वजह से आपकी एज वक्त से पहले ज़्यादा लगने लगती है। लाफ लाइन्स क्यों हो जाती हैं लोगों की? जब भी एजिंग आती है ना, एजिंग दो वजह से आती है। एक तो अपनी एज, ज़ाहिर है हम
अपनी उम्र आ रही होती है तो उसमें हमारे जो भी है ऊपर के टिश्यूज़ हैं वो सैग कर रहे होते हैं, बोन डिज़ोल्व हो रही होती है, कनेक्टिव टिश्यू जो नीचे वाले होते हैं वो अपना जगह छोड़ रहे होते हैं। एक तो ये वजह होती है। दूसरा, क्योंकि एक डाइटिंग का ट्रेंड चल रहा है तो हम गलत तरीके की डाइटिंग करने से हमारे जो ज़रूरत जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलती, तो स्किन ज़्यादा सैग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन वजहों से ये आती है सैगिंग। लाफ लाइंस बहुत बुढ़ा दिखाती है। हाँ, बुढ़ा दिखाती है, लेकिन ये कि मैं कह रही हूँ आज का आपने कहा ज़्यादा हो रही है। वरना हमारी नानियाँ दादियाँ इतनी, क्योंकि वो डाइट अच्छी रखती थी। हम एक्चुअली मतलब वजन कम करने के लिए डाइट को गलत मत कीजिए। एग्जैक्टली। डाइट क्या करनी है, किस तरह लेनी है कि आपका मसल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि गोश्त कितना वजनी होता है, तो हम तो वजन को ही कम करें। भाई वजन क्यों कम करें, आप चर्बी की इंचीज को कम करें ना। हाँ। तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी। डॉक्टर साहब जैसे अगर इनके आप इनकी लाफ लाइंस करेंगी, क्या करेंगी? इनकी लाफ लाइन के लिए डायरेक्ट थ्रेड लिफ्ट, आई विल गो फॉर थ्रेड लिफ्ट। यहाँ से इनको पूरा करके बालों के पीछे से अंदर नजर नहीं आएगा आपको, और यहाँ से पूरे थ्रेड्स डाल के इट विल लिफ्ट लाइक दिस, इट कंप्लीट गोल लाइक। तो लाफ लाइन जो है वो ऊपर खींच जाएगी। ये पूरी जो है ये पूरी ऊपर से जाएगी और फिर आप अपने सेल बनेंगे आपके। और ये जो इनके डिप्रेशन आ रहा है, ये चीज आ रही है, ये उठ जाएगी, ये उठ जाएगी। अच्छा, और क्या क्या प्रोसीजर है लाफ लाइन के? अगर थ्रेड नहीं हो तो और क्या है? अगर थ्रेड नहीं है तो आप फिलर कर लें, लेकिन मैं फिलर के इतना वो नहीं हूँ, बिकॉज जब आप स्किन सैग कर रहे होते हैं ऊपर से आपने एक वजन फिलर का डाल दिया तो और बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं इतने इसलिए इस फेवर में नहीं हूँ आपकी एज के केस में। दूसरा ये है कि आप वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ माइक्रो निडलिंग होती है वो करें, ताकि छोटी छोटी निडल्स अंदर कोलेजन बनाए, और जो आपका जो लेज़र है वो भी कोलेजन इंडक्शन को बढ़ाए। वो है, उसकी आप सेशंस ले सकती हैं। फिर पीआरपी रेगुलर कराएं कि अपने सेल्स बढ़ना शुरू हो जाए। बट ये सबके सेशंस हैं। अब थ्रेड लिफ्ट में कोई सेशन नहीं है, एक ही दफा कराते हैं आप हो जाता है, या फिर सर्जरी है। कितने सेशन? आप हर 15 से 20 दिन के बाद एक सेशन लेते हैं पीआरपी का। ठीक है, इसी तरह माइक्रो निडलिंग है तो 25 to 30 डेज के बाद एक सेशन लेते हैं। जब सेल्स ऊपर आना शुरू हो जाते हैं 20 से 21 दिन बाद, तो फिर हम सेशन जो है 25-30 डेज बाद रिपीट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने आईब्रोज का भी बता दिया, इनकी लाफ लाइंस का भी बता दिया। अच्छा, अब जैसे उम्र बढ़ती है, हो सकता है जब आप बिल्कुल जवान जहान होंगी, शादी हुई होगी, तब लिप्स आपके थोड़े से ज्यादा होंगे इसके मुकाबले में, जब जितने अब हैं। हाँ। उम्र के साथ साथ लिप्स और श्रिंक होते जाते हैं। उम्र के साथ देखें, जब भी हमारी एज आएगी तो जो ज़मीन की कशिश शकल है, ग्रेविटी है, तो चीज़ें इसकी तरफ खिंचती हैं। तो आपने देखा होगा कि ये ऊपर से ये सैग होता है तो आईब्रोज नीचे ढलकती हैं। ठीक है, फिर ये नीचे ढलकती हैं तो यूं हो जाता है, ये नीचे आएगा तो ये यूं हो जाएगा, ये आएगा तो यूं हो जाएगा, ये फिर ये जो जॉ लाइन है ये नीचे, और ये सब नीचे। तो ये नीचे हर चीज नीचे की तरफ ड्रूप होती है क्योंकि कशिशे शकल की तरफ खींचती है। इसी तरह ये जो लिप्स ऊपर होते हैं तो ये भी नीचे की तरफ ढलकते हैं, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, बुढ़ापे में डिस्टेंस बढ़ जाता है। हाँ, नाक का इसका डिस्टेंस, और आपने देखा होगा नाक भी जितना आपका होता है ऐसे ऐसे फैल रहा होता है एज में। ठीक है, कान भी थोड़े से एज में लंबे होना शुरू होते हैं क्योंकि ये एज में ग्रेविटी की। जैसे मेरी दादी थी ना, वो कहती थी जब बुढ़ापे में उनकी नाक ज्यादा, कहेंगी मैं चवन्नियाँ फंसाती थी, मतलब लाइक वो ऐसे ही मस्ती करती थी, लेकिन वो बेसिकली उम्र के साथ आपकी नाक चौड़ी होती है। नाक चौड़ी क्योंकि सारे मसल, जितने मसल, बोन, कनेक्टिव टिश्यू आ रही है जो आप पूछ रही हैं लाइनें, तो इसलिए आ रही है। इसलिए जो लिप्स आपके कभी प्लम्प थे वो अब इसलिए कि अब ये डिस्टेंस आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो पतले होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, एक तो वो लिप्स होते हैं जो पाउटी कराने के लिए सारी लड़कियां, यंग लड़कियां भी आजकल यूं जो मुंह हो जाता है थोड़ा सा बत्तख टाइप, अल्लाह माफ करे, तो वो तो एक फैशन में करा रही हैं। लेकिन अगर इन्होंने लिप फिलर ज़रूरत के तहत कराना हो कि इनके नॉर्मल लगे, वो जो एक सैगीनेस है उसको ख़त्म करने के लिए, तो क्या ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, बल्कि अब तो जितनी बाहर की मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन सब ने ये अब लेटेस्ट ट्रेंड जो बाहर यूरोप में हो रहा है कि पाउटी लुक को ख़त्म किया जा रहा है, उन सब ने अपने दोबारा डिजोल्व कराए हैं फिलर्स। आपको पता है कि वो अपना पाउटी लुक, डक लुक की बड़ी वहाँ पे वो हुआ कि ये क्या लुक है, तो उन्होंने अपने डिजोल्व करा के और नेचुरल सटल सा इनहेंसिंग। अच्छा ऐसा भी होता है, नेचुरल भी लुक देते हैं? हाँ, नेचुरल लुक दें, सटल सा, और एक उसकी जो शेप है उसको इनहेंस कर दें, पाउटी ना कराएं। ठीक है, पाउटी लुक जो है उसकी एक निशानी होती है कि जी हम डॉक्टर्स पहचान जाते हैं कि ये इसका माइग्रेट हो गया है फिलर, कहाँ से, तो हम बता देते हैं इसको क्या हुआ है कि किसने गलत किया है। तो इसमें जो नेचुरल है उसमें ये कि आपके जो अंदर जा रहे हैं हम उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं कि इतना हो के नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, दूसरा एक और बड़ी अच्छी छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है कि ये जो नाक के नीचे की लाइन है
यहाँ से हम हल्का सा कट करके और यहाँ से इसका हल्का सा गोश हटा देते हैं और ये लिप्स ऊपर हो जाता है। ओह, और वो इस वक्त बहुत चल रहा है पूरे अच्छा यूरोप में। यही प्रोसीजर जो आप कह रही हैं कि इसकी स्किन को थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं हम लोग। ये वाला जो अब नीचे बैठ गया और ये हाँ। डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, हाँ। तो अब आपने नाक के बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल सीधा नीचे, जैसे हम सबके नाक की इस वक्त शेप नजर आ रही हूँ वाली, जी, ठीक है? जी। तो अगर मैं यहाँ से अंदर बिल्कुल एक बारीक सी झिल्ली सी लेके उसको रिमूव कर दूं और बिल्कुल कॉस्मेटिक स्टिचेस लगा दूं, तो ये मेरा लिप्स जो है हल्का सा ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, प्लम्प भी हो जाएगा, नेचुरल भी हो जाएगा और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, कोई फिलर यही शिलर भी चीज परमानेंट। डॉक्टर साहब ये चीज आंखों के साथ भी हो रही आंखों है, के साथ आंखों भी की हो रही है। झुर्रियां आ जाती हैं, ब्लेफरोप्लास्टी जैसे कहते हैं। इनकी आई हुई ना आंखों की, जी, देखिए जी। एकदम झुर्री आ इसको गई। ब्लेफरीप्लास्टी कहते क्या हैं। कहते हैं इसको? ब्लेफरोप्लास्टी। अच्छा। अपर एंड लोअर के आप यहाँ जो है इसको ये जो एज के साथ मैंने कहा ये आएगी, ये कोई वो बात नहीं, अब नॉर्मल नहीं है, एज है या एज जल्दी आ रही है वो, तो उसको आपने फिर यहाँ से हम वो निशान लगा लेते हैं कितना कितना उसका लूज स्किन जो है, क्योंकि कई दफ़ा इतनी लूज हो जाती है कि इंसान को देखने में ही प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन ऊपर आ जाती है, देखने में विजन में प्रॉब्लम होता है, देखने में लुक में अजीब सा लगता है, तो वो पूरा एरिया हम देख लेते हैं, मेजरमेंट करके कितना है वो रिमूव कर देते हैं और स्किन को कॉस्मेटिक स्टिचेस से वो कर देते हैं और बाद में हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारी वैसे भी तो क्रीजेस है ना जिसमें हम आई शेड लगाते हैं, तो वो वैसी क्रीज बन जाती है। और इसी तरह आईज के बिल्कुल डायरेक्ट जहाँ हमने काजल लगाते हैं वहाँ से करते हैं और ये वाली चीज़ हटा देते हैं, वो हट जाती है। तो इससे बहुत सारे कितनी सारी चीजें आ गई डॉक्टर साहिबा, मतलब लाइक ये तो और बड़ी सेफ है। हमारी नानी दादियाँ वक्त से पहले बेचारी बुद्धियाँ सारे लगने कराएं तो चेंज होगा ही इंसान जाएगा। हाँ, और दूसरा ये सेफ फेस है, चेंज हो जाएगा उसका। वही तो तभी तो चेंज नहीं, देखिए एक आई वुड से कि चेंज ना करें, अच्छा नेचुरल लगेगा। आपने अपने आप को शुरू से देखा, आपके बच्चों ने, आपके वालिदैन ने, आपके हस्बैंड ने, यू आर ब्यूटीफुल फॉर देम, आप उनके लिए वही हैं, अपने आप को बस यूथफुल कर लें। देखिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ बड़ी अच्छी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बुशरा अंसारी हैं, ठीक है, वो अपने आप को मेंटेन रखती हैं और सारे प्रोसीजर उन्होंने बताया भी, मैं कराती हूँ। बुशरा अंसारी के बराबर एज की कोई खातून उनके बराबर खड़ा कर देंगे तो बहुत डिफरेंस लगेगा। बुशरा अंसारी यंग लगेगी और वो औरत जो है वो बहुत बड़ी लगेगी, क्योंकि वो वाली चीज़ों से नहीं गुजरी वो। तो ये एंटी एजिंग प्रोसीजर कराएं, देखिए अपना शक्लो सूरत के फीचर के मुझे कुछ और ही बना दें, ये वो ना नहीं करें, सही। क्योंकि हाँ। आपके साथ एक हिस्ट्री है, आपकी बचपन से लेके एक शक्ल के साथ हमने, हमारे रिश्तेदारों ने एक तस्वीरों में उसको, वो आप जो एजिंग आ रही है उसको ठीक कीजिए, हाँ। ठीक है, देखिए अपनी शक्ल के नक्शो निकाल बिल्कुल ना बदलिए, वरना लोग ये मतलब फिर अजीब लगता है आपको खुद कुछ अरसे बाद अजीब लगेगा। तो वो जो एजिंग चेंजेस आ रही है कि यहाँ से यूँ हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया, कलर खराब हो गया बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन या गलत क्रीमें लगा के, उसको ठीक कीजिए। और देखिए ना लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं आंखों के लिए भी, चश्मे लगाने वाले लोग लेजर करा रहे हैं, तो चले वो चश्मा उतर गया आप वैसे ही यंग लगने लगे। तो आपको पता है अंदर जो लेजर आपके लेंस लग रहे हैं वो भी कलर लग रहे हैं। हाँ जी, अंदर के लेंस जो आपको लगाते थे ना कि ये कैटरेक्ट हो गया है, तो सिर्फ अब तो ब्लू लगा लें, ग्रीन लगा लें। ओहो आई मतलब कि आप जब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज और मेडिकल उसमें घुसते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें दुनिया में हैं। और माशाल्लाह हमारे डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स तो दुनिया भर में माने जाते हैं। बहुत सारे लोग यूएसए से और बाहर से यहाँ आते प्रोसीजर्स यहाँ पे चीप है, बहुत सस्ता है, बहुत लोग आते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं, और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे सस्ता है और डॉक्टर जो है वो बहुत केयर करता है। और बाहर तो अगर अपॉइंटमेंट दोबारा मिलती है तो वो जी 2-3 महीने नहीं मिलती, यहाँ पे बेचारा दूसरे दिन फोन करता है, हम बुला लेते हैं उसको। सो ये चीज़ कहीं नहीं है, तो इसलिए बाहर से लोग बहुत आते हैं। ये बिल्कुल मैंने भी देखा है बहुत। अच्छा जी, आपके पास बढ़ते हैं, आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा को, क्या प्रॉब्लम है? फेशियल हेयर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ, इतना ज़्यादा है कि बस अगर आईब्रोज बनाए हैं तो बस वो 1 से 2 हफ्तों के बाद वो बस वापस पार्लर जाना ही पड़ता और है। अजीब अजीब यहाँ मोटे मोटे बाल आ जाते हैं हार्मोन्स की वजह से। फुल बॉडी पे है ना, इतना ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम है कि वैक्सिंग मतलब 15 डेज बस इनफ हो जाते हैं, वैक्सिंग करानी ही पड़ती है, इतना ज़्यादा इशू है। बताएं भाई इसका क्या हाल है? ये भी आम औरतों की प्रॉब्लम है। 15 डेज से ज़्यादा बस। नाम भूल गई मैं। हदीका। हाँ अच्छा, माशाल्लाह। हदीका, एक तो हम ये कहेंगे कि 2-3 चीज़ें होती, पहले मैं वजह बता दूँ ना, क्योंकि सारी सब लोग सुन रहे होंगे। वजह ये होती है, एक तो होता है हेरिडिटरी कि जी विरासत से होता है कि वालिदैन में, माँ बहन भाइयों लोग में बड़े हेयरी होते हैं फैमिली में, ठीक है, तो एक वो वजह होती है। दूसरा कि नहीं फैमिली में नहीं है, इसमें हो रहा है तो हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये आती है कि कॉर्टिस स्पेशली फेस पे
कॉर्टिसोन की जो क्रीमें हैं गोरे fair and रंग करने lovely, के लिए ना? हाँ, गोरे रंग वाली, उनके अंदर स्टेरॉइड होता है, उससे बाल बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 रीज़न हैं। तो अब वो फिर जब हम आपसे हिस्ट्री लेंगे तो पता चल जाए क्या रीज़न है। अब ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में अगेन कि जी ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो वजह क्या है। अगर वजह हार्मोनल है तो हम उसको भी साथ ट्रीट करेंगे। वजह अगर कोई ऐसी क्रीम लगाई है तो उसको बंद कर दिया जाएगा और उसके इफेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा ये कि लेज़र सबसे बेस्ट है, लेज़र। पूरी बॉडी के लिए भी लेज़र? पूरी बॉडी के लिए लेज़र सेफ है? वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ बेटा, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना, मतलब फेस के लिए खास करके। पूरी बॉडी के लिए लेज़र बिल्कुल सेफ है। क्योंकि अगर हम वैक्स करते हैं या थ्रेड करते हैं तो आपने देखा होगा कि वैक्स करते हैं तो हमें एक पूरी लेयर उतर जाती है और वो लेयर एक बड़ी ट्रांसपेरेंट नज़र ना आने वाली लेयर होती है। तो हमें लगता है बड़ा गोरा गोरा हो गया, लेकिन वो लेयर एक्चुअली उतरती है तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी। और वो फिर बाद में रंग काला होना शुरू होता है, खारिश होना शुरू, दाने आना शुरू। एक्चुअली आपने जो प्रोटेक्टिव लेयर थी अल्लाह की बनाई हुई, वो वैक्स के साथ उतार दी। डॉक्टर साहब फिर स्किन लटक भी तो जाती है वैक्स करके। मुझे वो तो मैंने फेस कराई लेजर, मैंने ये बॉडी वाली लेजर, और लाइक मैं ये आपको सेकंड कर सकती हूँ एज पेशेंट कि मैं बड़ा सुकून में आ गई। वरना आप बहुत वैक्सीन के लिए अच्छी हो जाती है लेजर से, फेस पे तो हम करा ही नहीं सकते। आपकी ब्लैक बहुत ज्यादा फिर एक्नी हो जाती है। आपकी जो बॉडी की ब्लैक स्किन है डॉक्टर साहब, मुझे तो बहुत सुकून हुआ। आपकी स्किन बेबी स्किन हो गई, टीनेज स्किन हो गई। सही कह रही है, क्योंकि वो जो लेयर है ना वो पूरी लेयर उतरेगी नहीं। आपका लेजर ने एक लेजर लाइट्स ने जो जड़ थी बालों की उसको सिर्फ डैमेज करना है, बाकी स्किन की तो वेसल्स वगैरह ब्लड और बढ़ जाता है। और डॉक्टर साहब वो भी तो लोग करते हैं, हेयर रिमूविंग गंदी गंदी क्रीमें लगा के। इतने बुरे रिएक्शन हुए हैं, मुझे नहीं चलती। इतने बच्चियों को इतने बुरे बुरे रिएक्शन के साथ आई हैं कि नहीं, उससे तो स्किन ब्लैक हो जाती है। वो तो बिल्कुल बुरे रिएक्शन हुए कि आप सोच नहीं सकते हैं कि बच्चियों के साथ किस तरह के रिएक्शन। अच्छा, ये लेजर कैसी होती है डॉक्टर साहब? क्या होता है कि आप शेव करते हैं उसके बाद ही लेजर करते हैं? शेव नहीं करना चाहिए, आई मस्ट से ट्रिम करना चाहिए, ट्रिमर से। ट्रिमर इट्स, अगर किसी को आया है तो शेव मैं ब्लेड नहीं यूज करती कभी भी। जब आप लेजर करती हैं तो आप क्या मशवरा देती हैं उस वक्त के आप क्या करके आए तब मैं लेजर करूंगी? आप कुछ भी ना करके आए, आप आ जाए जैसे हैं। अच्छा, उसके बाद ताकि मैं देख भी लूँ ना इंटेंसिटी कैसी है, कितना थिक बाल है, क्या है वो। ठीक है। ट्रिम करना, जो कुछ करना दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद क्लीन करके ट्रिम करके फिर हम लेजर किस फ्रीक्वेंसी पे रखना है, आपकी स्किन का कलर क्या है, ठीक है, आपके बालों का कलर क्या है, आपकी स्किन एक्नी वाली है, सेंसिटिव है, तो उस हिसाब से लेजर की फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। सबके लिए एक जैसी नहीं होती। कम से कम हमें कितने सेक्शन कराने पड़ते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर आप देखें, जैसे होता है ना कि जी टीबी की दवाई को 9 महीने लेना पड़ेगा, हेपेटाइटिस के इंजेक्शन आपको 72 लेने पड़ेंगे। तो इंटरनेशनली जब ये बना तो 16 to 17 सेशन सिटिंग्स आपकी होगी। तो आपको 5-6 में लगता है कि बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये याद रखें कि हेयर जो है वो ऊपर नीचे नीचे 3 लेयर में चल रहे होते हैं। जैसे आपका बाल गिरा तो कुछ अर्से बाद नया आ जाता है ना, तो कहाँ से आता है? तो इसी तरह हम लेजर से जो बाल आपका खत्म करें तो नीचे बाल ऊपर आ रहा होता है। तो हम 5-6 में आपको लगेगा यार बड़ा खत्म हो गया डॉक्टर साहब, कम भी हो जाते हैं डॉक्टर साहब बाल, है ना? तो अब आपको नीचे से बाल ऊपर आ रहा होता है, तो हमें बाकी लेजर कंप्लीट इसलिए करने हैं सेशन के नीचे के बाल ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो 70 to 80% बाल आपके खत्म हो जाते हैं। फेस की होती है डॉक्टर साहब, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, पूरी बॉडी, लड़के लड़कियां सब कराते हैं आके, हेयर्स जहाँ भी है। यस, वाइट बाल का लेजर नहीं हो सकता। तो जो भी 40 साल के बाद खवातीन या मर्द हजरात सोच रहे हैं कि हम बाद में लेजर कराएंगे अपना, फिर वाइट बाल के ऊपर कोई दुनिया का लेजर असर नहीं बड़ा करता। अच्छा पॉइंट बताया डॉक्टर तो साहब। प्लीज पहले करा लें, क्योंकि उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलिसिस होती है, एक एक बाल को निकाल के करना पड़ता है, तकलीफ दे भी है, प्लस उसके निशानात कई दफा रह जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस पुराना प्रोसीजर था, मैंने मुझे याद है शुरू में इलेक्ट्रोलिसिस होता था, वो बड़ा पेनफुल होता था। इसीलिए कह रहे हैं ना कि एज से पहले करा लें, क्योंकि फिर 40 साल बाद बाल आना शुरू हो जाते हैं ना आपके, वाइट होना शुरू होते हैं, फिर अब लेजर भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, फेस की लेजर अलग अलग भी आई हुई, जैसे रेवलाइट, ये वो सारी अलग अलग नाम है। सबका फंक्शन लेजर हेयर रिमूवल है। जैसे दवाइयों के नाम मैंने आपको बताया, पैरास्टामोल है, पॉन्स्टेन है, ब्रूफीन है, आर्टिफिन है, सब क्या करती है? सब बुखार और दर्द के लिए। तो इसीलिए कंपनियों ने अपने अपने नाम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको आपका ये हक है कि आप सर्च करें कौन सा डॉक्टर अच्छा है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, जरूर जाके चेक करें कि रिजल्ट है नहीं है। अब जहां आप सेटिस्फाई हो वहां जाएं, लेकिन मशीन
देखिए मशीन खुद अच्छी नहीं होती, चलाने वाले की एक्सपर्टी अच्छी होनी चाहिए। Exactly. मैं कहूँ कि जी वो सामने एक वो, मैं क्योंकि फौजी हूँ तो मैं ये कह दूँ कि सामने वो एक टारगेट है तो मैं ये कितनी अच्छी गन है, ये टारगेट, मेरा निशाना ही अच्छा नहीं तो गन क्या करेगी? ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। सो अपना डॉक्टर की अपनी एक्सपर्टी, उसकी अपनी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो मशीन को यूज कैसे कर रहा है। कैसे करना। ठीक है, सही। सो मशीनों से मत घबराएं कि ये मशीन ये मशीन ये मशीन, हर नया नाम आ गया तो अच्छा ये मशीन। नो, हमेशा चेक करें कि चलाने वाला कैसा है मशीन। अच्छा एक और चीज ब्रेक के बाद पूछें? हाँ, ओके। क्योंकि अभी हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही है वो एक आम इंसान की प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स को अब जो है वो किस तरह क्योर करना है, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। डॉक्टर साहबा आज वही हमारे शो में बता रही हैं ताकि आप सही जगह का इंतखाब करें, बर्बादियाँ ना मचाएं अपने साथ। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। डॉक्टर इशरत जब से आई हैं वो डाइट और खुराक के ऊपर बात करी इन सारे प्रोसीजर्स के अलावा, तो मैंने कहा कि इस वक्त जोड़ बनता है कि हम एक प्रॉपर डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट को अपने शो पे बुलाएं और फिर उनसे डाइट के बारे में भी बात करें। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं मिस फराज सैयद, जिनके बारे में बताना चाहूँगी पिछले 8 सालों से आखान हॉस्पिटल में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे रही हैं। ये खाली ये नहीं बताती कि आपको पतले कैसे होना है, आपको अगर डायबिटीज़ है, कोई और बीमारी है, तो इनका ये काम होता है कि जाके पेशेंट्स को ये बताएं कि आपने इस वक्त जिस बीमारी से आप गुजर रहे हैं ये वाली डाइट आपको फॉलो करनी है। आज हम इनसे डायबिटीज़ के ऊपर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम इनसे एक आम नॉर्मल खुराक के ऊपर बात करेंगे। हर चीज़ में आना रवि ज़रूरी होती है, तो वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? थैंक यू। फरा, मुझे लगता है आप पहले भी आई हैं मेरे शो पे, है ना? कोविड के ज़माने में आई थी। शक्ल देख के आपकी याद आ गया। तो जैसे ही डॉक्टर इशरत जो है वो जब से आई हैं वो यही कह रही हैं खुराक अच्छी ज़रूरी है, PRP हो या कोई और प्रोसीजर हो तो उसके लिए खुराक का आपके अच्छा होना देखिए जैसे कोई भी प्रोसीजर्स होते हैं, इन्होंने जैसे पहले भी कहा कि अगर आपका ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी, उसमें तादाद विटामिन मिनरल्स की अच्छी होगी, तो जो पोस्ट ऑप आपकी रिकवरी है, जो आपके रिजल्ट्स हैं वो बेहतर मिलेंगे। तो वो कैसे मिलेंगे? जैसे हमें पहले भी बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आपने जो पहले का खाया पिया है वही आपके काम आता है। डॉक्टर साहबा आप कह रही थी देखिए ब्लड अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी खवातीन को प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर HP लेवल ही कम होता है, खून की कमी हो जाती है और उनकी शक्ल पेल और वो चीज़ शक्ल पे आ जाती है। आप हाथ पैर देख के अंदाज़ा लगा लेते, मतलब आपके पास कोई भी जाती होगी औरत कि मेरे ये कर दें वो कर दें, आप कहते नहीं पहले आप अपना खून HB लेवल तो चेक करें। वो कह रहे होते हैं कि मुझे ये होता है कि जी क्यों वो वाले तो पता नहीं डॉक्टर साहब या वो जो है वो तो कह रही है मैं आ जाए मैं आपका PRP करती हूँ, आप कह रही हैं टेस्ट करा के लाएं। हाँ, मैं कहती हूँ यार इसलिए कि मैं जिस ब्लड को आपसे लेके करूंगी वो आपका ब्लड कैसा है। हाँ। तो अगर ऐसे ही लेके कर दूं तो मैंने सिर्फ वो एक आपको दिखाना थोड़ी है, आई वांट रिजल्ट्स। Yes, तुम्हारा ब्लड कैसा है वही तुम्हें रिजल्ट। तो यही मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर फरा, ब्लड HB लेवल्स अच्छे करने के लिए हम लोगों को खुराक में क्या क्या खाना चाहिए? अच्छा देखिए बैलेंस डाइट बेसिकली आपकी जो कंप्राइज करती है वो है आपकी प्रोटीन, जो कि हमारी गोश्त वाली सोर्सेज में आ जाता है, वही आपके खून और आयरन के लेवल्स को भी बेहतर बनाता है, जिसमें बीफ मटन सारे। अनटिल अनलेस आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसपे डॉक्टर ने खास तौर पे आपको बीफ मटन लेने से मना किया है, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अदरवाइज हम लोगों की जो नॉर्मल एज ग्रुप जो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं उनकी तो वो ज़रूरत है, तो उनको तो वो लेना ही लेना। मेरे जैसे बहुत लोग हैं दुनिया में, मैं मटन और बीफ नहीं खाती, मैं तो हमारे पास दूसरी सोर्सेज हैं आपकी जैसे दालों से उसको कंप्लीट बना सकते हैं हम लोग, विटामिन C की सोर्सेज ऐड कर सकते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है। अच्छा, और प्लस वो एंटीऑक्सीडेंट की सोर्सेज हैं, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन काम करती हैं, कोई भी एक न्यूट्रिएंट मिलके आपको हेल्प नहीं करेगा। अच्छा, प्रोटीन मुझे मिल गया दालों से, बीन और प्लस हमारी जो अभी की डाइट है जिसमें फैट ज़्यादा है और सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है, जो कि हमारे से कॉल आना शुरू हुई, मैं क्या करूँ डॉक्टर, फोन आना शुरू हो गया। अच्छा, तो उसमें क्या है कि ये भी आपकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है, स्किन ड्राई कर देता है। अच्छा, एक्नी का जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उनको चिकनाई की अगर एलिमेंट उनकी डाइट में ज़्यादा है तो वो और उसको एग्रीवेट कर देता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे मुंह पे दाने हुए हैं, मेरे बहुत दाने थे ना टीनेज में, तो मुझे कुछ डॉक्टर्स कहते थे आप चॉकलेट खाती हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खाती हैं, इसलिए आपके, क्या उन खाने की चीज़ों का कुछ दानों से ताल्लुक होता है? नॉट रियली, बिकॉज मैंने आपको शायद तस्वीरें भेजी भी हैं एक बच्चा उसमें, तो नॉट ऑल द केस,
ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیشنٹ کے دانے یا کوئی بھی بیماری ہے اس کی ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ندا. ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں اس میں وہ کھا کیا رہا ہے. اٹس ناٹ چاکلیٹ. جو میں جس کو دیکھ رہی تھی وہ بچہ چکن بہت کھا رہا تھا. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کے فائل پہ بولا کہ میں تمہیں اس وقت ٹریٹ کروں گی جب سائن کرو چکن نہیں کھاؤں گا. تو اس نے سائن کر کے دیا, ینگ بچہ تھا, اس نے سائن کیا. تو میں نے کہا اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہو ورنہ جاؤ. میں نے اس کو چکن سے دانے نکل رہے تھے. اس کو چکن سے, اس نے صرف چکن بند کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے چکن اور اس کے بعد باقی میں نے ویجی سب کچھ. کیونکہ آپ کو الرجی ہوتی ہے نا کسی چیز سے. میں یہی کہہ رہی ہوں, آپ اس کی پوری ہسٹری دیکھنی چاہیے. یہ اس سے ہو جاتے, پوری ہسٹری دیکھنی چاہیے. کئی دفعہ کھانے سے نہیں ہو رہی, کچھ ایسا لگا رہا ہے جس سے ہو رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. سم ٹائم صرف کیفین کی انٹیک, ہمارے تو ڈائٹ میں چائے کافی کتنی ہے اور پانی کی انٹیک کم ہے, تو وہ بھی اسکن ڈی ہائیڈریٹ کر کے اس کو بھی ڈرائی کر کے پیچز بنا سکتی ہے. تو یہ ساری جو ہسٹری کی جو باتیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پلس کھانے سے سب کا تعلق ہے, سب کا ڈائٹ کمپرومائز ہی وہی کرتی ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اگر آپ ویٹ لاس پہ بھی جاتے ہیں تو ایک دم سے سب مائنس نہیں کریں, کیونکہ اس نے تو آپ کا مسل بھی لوز کرنا ہے. تو اسی وجہ سے لوگوں کی سنکن آئیز لگتی ہیں, ڈارک سرکل زیادہ ہو جاتے ہیں, پھر رنکلز اگر جن کی فائن لائنز یا لافٹ لائنز کی جیسے بات ہو رہی تھی تو وہ اور پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اگر بہت آپ ایگریسو ویٹ لاس کرتے ہو. جیسے اگر آپ ہم ایک نارمل بندے کی بھی ڈائٹ پوچھیں اگر وہ 2000 کیلوریز لیتا ہے اور ویٹ لاس کے لیے وہ سب چھوڑ کے صرف 1000 پہ آ جائے گا, تو کتنے نیوٹرینٹ لاس ہو گئے؟ آدھا برزے. تبھی تو میں نے کہا بس ہو گئی ڈائٹ, بس اتنا ہی ویٹ اچھا لگ رہا تھا. اب تم زیادہ لڑکی بننے کی کوشش نہ کرو, میری بیٹی اور مجھ میں فرق. اس میں ینگ نہیں, آپ بہت جلدی ایجنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, ایجنگ میں چلے جائیں. آپ کے پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں, بال جلدی گر جاتے ہیں, اسکن لوز ہو جاتی ہے. پھر اس کے لیے لفٹنگ چاہیے ہوتی ہے. اوکے. اچھا, کون سے کھانے کی چیزیں ایسی, جیسے چلے ہم ڈاکٹر صاحبہ کے پاس گئے, انہوں نے تھریڈس کر دیے, سب چیزیں کر دی, کون سی ایسی چیز ہے جو ہم کھائیں کہ ہماری نیچرل لفٹنگ بھی ہو, اس کو مینٹین بھی تو رکھنا ہے نا. جیسے ہمارے پاس قدرتی طور پہ سارے تمام پھل اور سبزیوں میں آپ کے سارے وائٹامنز ہیں. اے اینٹی ایجنگ کے لیے کام کرتا ہے, ریٹینول جس کو ہم کہتے ہیں, ہم سیرمز بھی لگاتے ہیں. وہ آپ کے جتنی بھی, جیسے گاجر آپ کے بھی جس موسم, ٹماٹر میں بھی ہوتا ہے, ٹماٹر آپ کی ہر جتنی بھی سبزیاں ہیں, لال رنگ کی جو پالک وغیرہ, ڈارک گرین لیفی ویجیٹیبلز ہو گئیں, بایوٹین کا جیسے ہم فارم لیتے ہیں سپلیمنٹس کے طور پہ, تو یہ ساری سبزیوں پھلوں میں شامل ہے. بایوٹین کہتے ہیں بالوں کے لیے بھی اچھا ہے ڈاکٹر صاحبہ, جو آپ کی پروٹین سورس کے لیے ایبزارپشن کے لیے. ریٹینول کے لیے وہ بھی اچھا ہے, لائک وائٹامن سی ہے وہ بھی بالوں میں. سر سے پاؤں تک ہر سیل جو ہے انہی چیزوں سے تو بنا ہوا ہے. تو سب کچھ اس سے اور دیکھیے سپلیمنٹس وائٹامنس لینا اتنا ضروری ہو گیا کیونکہ بہت ساری چیزیں تو ہم وہ لے ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. وائٹامن سی کی سپلیمنٹ سب سے زیادہ اوور دا کاؤنٹر بکتی ہیں, لیکن وہ آپ کی نیچرل سورس, ابھی اسٹرابیریز, چیریز آئی میں, سب سورسز میں آپ کو مل ابھی جائے گا. آم میں بھی ہے, آم میں بھی ہے. ہاں, پر ہم تو ماشاءاللہ پوری بالٹی آم کھا جاتے ہیں نا, پھر کہتے ہیں اللہ ویٹ بڑھ گیا. اچھا, ویٹ لاس جو ہمیں ڈائٹنگ سے نہ کرنا پڑے, جیسے مجھے کسی نے بتایا تھا فالسے کھانے سے بیلی فیٹ کم ہوتا ہے, کیا کچھ یہ حقیقت ہے؟ کچھ چیزیں ایسی جتنی بھی فروٹس وغیرہ ہیں یہ فیٹ کی سورسز میں نہیں آتے ہیں, تو جب آپ کھائیں گے آپ کو کیلوریز مل جائیں گی, انرجیز مل جائیں گی. ٹھیک ہے, پھر جب آپ ایکسرسائز کرو گے تو اوبیسلی وہ آپ کا ہیلپ کرے گا, آپ کے میٹابولزم کو ہائی کرے گا, تو فیٹ لین ختم ہو جائے گا. جو آپ کی جو فیٹ کی جو جمع ہوتی ہیں چیزیں وہ کٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ صحیح کہ فالسا صرف فالسے کام نہیں کرے گا, کیا ہے سب مکس پوری اوور آل, جیسے کہ آپ کے پروٹین بھی ہو گئے, آپ نے بیفور جم آپ نے کوئی بوسٹ کے طور پہ بنانا ملک شیک سارٹ آف لے لیا, یا صرف سنیں ابھی جیسے ابھی کے فروٹ کی بات کرتے ہیں نا, ابھی لیچی آئی ہوئی ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ وائٹامن سی ہے, وائٹامن سی آپ کے کولیجن کو ہیلپ کرتا ہے بنانے. جامن آئی ہوئی ہے, جامن بھی وائٹامن سی ہے, اے ہے, سب آپ کہہ رہے ہیں. اوکے, جیسے اب ہم کہتے ہیں ابھی سارے وائٹامن سی والے چیری آئی ہوئی ہے. ہر موسم میں آپ کے وائٹامن اے بی کمپلیکسز آپ کو گوشت سے مل جاتا ہے, آپ کی سبزیوں سے مل جاتا ہے, جو کہ یہ سارے پروسیس میں ہیلپ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. ایک بھی چیز کی کمی آئے گی, جیسے ہم نے بات کی والنٹس کی یا السی کے بیج کی, تو جیسے اس میں جو ہے اومیگا 3 اومیگا 6 ہے, وہ آپ کی اسکن کو ٹائٹن اپ, آپ کی گلو کو ریفریش کر دیتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ہر چیز کی مسنگ اگر ہو, تبھی تو جب پریگننسی میں عورت کو زبردستی سارے گھر والے کھلا رہے ہوتے ہیں نا, فروٹ کھاؤ یہ کھاؤ, تو وہ ایک الگ ہی گلو آتی ہے. یا خالی صرف ناریل پانی پلا رہے ہوتے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ رچ ہے آپ کی سارے منرلز میں, خود بھی اللہ تعالیٰ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ریزن HCG بن رہا ہوتا ہے اس کی باڈی میں, وہ ہارمون وغیرہ. اچھا, تو وہی کہتے ہیں اچھا اب تمہاری بیٹی ہوگی کیونکہ تم بہت چمک رہی ہو, اچھا کھلایا پلایا ہوتا ہے.
इसीलिए चमक तो रही ये हो। सारी चीज़ें जैसे कैल्शियम है आपकी हाँ। बोन्स के लिए, तो आपकी खुद ब खुद ही स्किन जो है वो यंग लगना शुरू हो जाती है जब ये सारी चीज़ें बैलेंस अमाउंट में होंगी। एक भी चीज़ की मिसिंग होगी, और मिसिंग कहाँ आती है, जब हम प्रोसेस चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं, हम प्रिजर्वेटिव्स पे ज़्यादा जाते हैं, हाँ। जो कि पहले के प्रिपेयर हुए हुए जैसे कबाब वगैरह हैं, उन्हीं को आपने तला फ्राई किया बना लिया। हाँ। बाहर के बर्गर्स वगैरह ज़्यादा हैं, पेटीज ज़्यादा हैं, जंक फूड जब तक जंक हम फूड कह रहे हो। या मैदे या सफ़ेद आटे का इस्तेमाल ज़्यादा हो। हाँ। अगर आप बेसिक चीज़ों पे चलें तो ये चीज़ों की प्रॉब्लम ही ना है कभी। फिर पानी सबसे ज़्यादा बेसिक एलिमेंट है। अच्छा, वैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं लोगों के। कुछ कहते हैं ज़्यादा पानी पियेंगे तो किडनीज का मसला होगा, कुछ कहते हैं कि कम पानी पियोगे तो ये मसला होगा। क्या करें इंसान? अलग अलग स्टडीज़ हैं। वही देखिए, बैलेंस ज़रूरी है। आपका वजन अगर 70 kg है तो एटलीस्ट 3 लीटर तक तो आप जा सकते हैं फॉर अ हेल्दी किडनीज। अच्छा, वही अगर, और फिर आपको समटाइम्स कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें बॉडी आपकी रिटेन कर रहा होता है पानी, मतलब पानी ही जमा हो रहा होता वो है। क्यों वाटर रिटेंशन कहते हैं उसे? सॉल्ट की इंटेक ज़्यादा हो, बीपी के मसले हों, समटाइम्स किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रही हो, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और आपको कभी कभार किसी को देख के भी अंदाज़ा हो जाता है कि इनका सिर्फ हड्डियों का वेट ज़्यादा है या इनका जो है वो बॉडी सूजी भी ज़्यादा है, पफिनेस ज़्यादा है, ब्लोटिंग ज़्यादा है। वो शक्ल पे नजर आती ना ब्लोटिंग, जैसे बहुत सबके सारे एरियाज patients होते आपके हैं। पास। वो आपको ना ऐसे पेशेंट को लगेगा कि सुबह सुबह उठते हैं तो हाँ। Swelling होता हुई है भी और है। आहिस्ता से वेट शाम तक बेहतर हो जाता है। तो वो जो है ना दैट इज ब्लोचिंग होती है उनकी, वो इस तरह की। रात क्योंकि भर में जैसे मैं जब डाइट करती हूँ तो जब मैं सुबह सुबह आती हूँ तो मेरी स्वेलिंग नहीं होती, क्योंकि वैसे अब नॉर्मली अगर मैं सब कुछ खा रही हूँ और शायद नमक का इंटेक ज़्यादा है तो मुझे खुद फील होता है कि हाय अल्लाह ये तो सूजी भी हो रही हूँ मैं, मगर शायद डाइट में थोड़ी बैलेंस अगर वो चीज़ एंड होती है। टाइमिंग्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि आप अच्छा। कौन सा मील किस टाइम पे ले रहे हैं। जितना लेट नाइट आप लेंगे, जैसे 10-11 बजे, क्योंकि कराची की लाइफ ही ऐसी है कि जिसमें लेट नाइट ही होता है सारे मज़ा काम। ही नहीं आता जब तक रात को देर से खाना खाओ नहीं। उसके बाद बॉडी तो रेस्ट पे है, हाँ। कोई काम आप करते नहीं हो, तो वहाँ सारा काम होता है कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने। तो इसका मतलब ये जो सारे डॉक्टर्स और सारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप डाइट पे ऐसे ही ना चले जाएं, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी बॉडी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। और फिर किसी आप प्रोसीजर पर जाते हो तो रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हाँ। क्योंकि हम कंपैरिजन पे जाते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ये है कि हर एक की बॉडी बहुत डिफरेंट है। अलग है बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप डॉक्टर इशरत से क्या पूछना चाह रही हैं? कि जो इशू है ना वो मेरे एक्नी का है, ठीक है। मैंने उस पर थोड़ा सा अपने एंड से रिसर्च की, तो मैं जब सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इंटेक करती हूँ तो मेरे एक्नी फ़ौरन बिल्ड हो जाता है, लेकिन जहाँ मैंने उसको बिल्कुल क्विट कर दिया तो वो मेरी एक्नी रिजॉल्व हो गई। लेकिन स्कार्स रह गए ना? उसके बाद मेरे जो है ना स्कार्स और उसके पैचेस होते हैं जो बिल्कुल सनलाइट जब मैं होती हूँ विदाउट मेकअप या कुछ भी तो वो इन्हांस्ड हो रहे हैं। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती और तो वो अगर पिक्चर क्लिक करनी है तो मुझे फ़िल्टर ज़रूर यूज़ करना है, अदरवाइज़ मेरा जो है वो गुजारा नहीं है। ओह, तो आप मुझे इसके बारे में बताएं। क्योंकि अक्सर जैसे यही होता है, मुझे टीनेज में बहुत दाने थे, उस तक दानों की दवाई खा वा के वाइटामिन रो ऑक्यूटेन और ये खा के दाने तो सही हो गए, लेकिन अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो मेरे भी स्कार्स नजर आने लगे। धूप में ऐसे कहते हैं Pores नज़र, open हो जाते हैं। ये क्या है? अब मुझे फिर खुद मियाँ बोलता है तो वैसे ही थोड़ा सा आपको ज़्यादा वो होता है, मेकअप पे तो छुप जाता है स्क्रीन पे, लेकिन जब मेकअप के बगैर धूप पड़ती है आप गड़े नजर आते हैं। वो क्या डॉक्टर साहब, उसका क्या उसका इलाज है बेटा? उसमें ये है कि एक तो खैर आपने खुद बहुत अच्छा पिक कर लिया कि जी जब सॉफ्ट ड्रिंक्स लेती हैं तो फ्रिजी उससे, ड्रिंक्स, ठीक है, हाँ। फ्रिजी ड्रिंक्स, इसलिए हम लोग बात कर रहे थे कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी एजिंग, आपका कलर, जोड़, जो कुछ भी है हमारी डाइट ही हमें बनाती है, ठीक है। सही। तो एक तो गलत चीज़ें ना लें, ठीक है। और दूसरा, आप जो रह गए हैं, स्कार रह गए हैं, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें माइक्रो निडलिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। छोटी छोटी निडल्स के क्या साथ प्रोसीजर होता है डॉक्टर साहब भाई? इसमें एक मशीन सी होती है बेटा, उसके अंदर एक बड़ी इनविजिबल, ना नज़र आने वाली इतनी बारीक निडल्स होती हैं जिनके मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। तो डॉक्टर खुद डिसाइड करता है कि मैं अभी स्किन की किस लेयर में कितना डीप जा रहा हूँ, ठीक है। वो हम जाते हैं और साथ उसके लेज़र की लाइट्स होती हैं जो नीचे के खून की रवानी को बढ़ाती हैं और कोलेजन को। तो वो हम जाते हैं तो उससे जो आपका गैप होता है, जो खड्डा सा होता है, वो आपके अपने सेल उसको भरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज नंबर 1। जैसे डॉक्टर साहब ये वैसे तो नहीं, जैसे आपको चोट लगती है थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद जुड़ जाती है, तो आप उस पर चोट देते हैं ताकि वो जुड़े? इट्स है ना ये वाला नेचुरल?
एग्जैक्टली इट्स इंटेंशनल, हम एक खास स्पेसिफिक इंजरी खुद देते हैं, इंटेंशनल इंजरी, बट इट्स ए कंट्रोल्ड इंजरी, जो कि डॉक्टर को पता मैं कहाँ किस लेयर में दे रहा हूँ, ठीक है। इसको स्लो 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 कैसे बढ़ाते हैं, इट डिपेंड्स कि कितना डेप्थ में है आपका स्कार, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ बेटा ये होती है कि हम जो है लेज़र रीसरफेसिंग करते हैं, ठीक है। लेज़र रीसरफेसिंग में यही होता है कि जो ऊपर की जो लेयर है वो ऐसे से रिमूव होती है, नीचे कुदरत का निज़ाम है कि वही बात के सेल तो आएंगे, जैसे गाजर की हम ऊपर की लेयर्स पील करते हैं, अंदर से गाजर देखो कैसा ऑरेंज प्यारा सा निकलता है। वो वाली नीचे की लेयर ऊपर आती है, फ्रेश होती है, फिर ये करते करते और जो नीचे की प्लेन स्किन है वो आते आते फिर वो खड्डे वाली स्किन खत्म हो जाती है। इसके अलावा और ट्रीटमेंट ये होता है कि इसके अंदर थ्रेड भी डाले जाते हैं, छोटे छोटे से थ्रेड होते हैं, जैसे थ्रेड जो है जहाँ हम लूज इन सब को ऊपर करता है, तो जहाँ खड्डे हैं वहाँ भी वो कोलेजन बना के उसको फिल करता है। इसके अलावा सिलिकॉन के फिलर आते हैं, ड्रॉप्स की फॉर्म में होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, वो जहाँ ज़्यादा बड़ा खड्डा है तो आप वहाँ डाल दें, उससे परमानेंट वो है। इसके जी बिल्कुल। इसके अलावा आपकी अपनी फैट ले लीजिए, थोड़ी सी कहीं से फैट बहुत होती है यार, बहुत है कहीं से फैट सिरिंज में लेके उसको नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर लेते हैं मशीन से, तो जहाँ जहाँ खड्डा है वहाँ अपनी फैट डाल दीजिए, वो कोलेजन भी बनेगा, बूस्टअप भी करेगा। सो देयर आर वेरी गुड प्रोसीजर्स। डॉक्टर साहिबा ने बहुत सारे मर्दों के भी चेहरे चेचक ज्यादा लग रहे होते हैं कि जैसे हम लोग तो यही कहते हैं अल्लाह ये तो इतने खड्डे, कोई मेकअप किसी चीज से छुपते नहीं है, लेकिन कितने सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट। अच्छा, आपने जो ये सिलिकॉन वाली बताई है बात, तो ये सिलिकॉन का कोई स्पेशल कोई स्पेसिफिक कोई नेम है या क्या इसका प्रोसीजर है? जो तो आपने बता दिया प्रोसीजर, सिलिकॉन ही फिलर कहा जाता है, और ये फिलर की सिरिंज में नहीं आता, दीज आर एम्प्यूल्स होते हैं, बाहर से आते हैं, इम्पोर्टेड होते हैं, यूजुअली इटली, फ्रांस, ब्राज़ील इनके बहुत अच्छे हैं, और इनको डॉक्टर जो है वो इसकी लिक्विडिटी डॉक्टर को पता होती है कि मैंने कितनी परसेंटेज का कितना वो करना है, कितना बड़ा खड्डा है और किस तरह डालना है उसको, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, डर्माब्रेजन करते हैं छोटे छोटे जब हम करते हैं उससे भी छोटे छोटे वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन डर्माब्रेजन में पीलिंग जब आती है तो पीलिंग में एक चीज़ होती है कि क्रॉस टीसीए कहते हैं। क्रॉस टीसीए में हम क्या करते हैं, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड होता है, डॉक्टर्स जो सुन रहे होंगे वो एसिड यूज़ करते हैं ना, ग्लाइकोलिक एसिड, तो टीसीए यूज़ करते हैं, वो काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी तेज़। तो जब उसको हम निडल के साथ जहाँ आपका खड्डा है उसमें डालते हैं तो एकदम वो वाइट हो जाता है, जैसे जल जाता है, लेकिन जब वो हटता है तो नई स्किन आ चुकी होती है। तो देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स। अच्छा, आप लोगों से बात करके ना बहुत सारी चीज़ें हम जान पाए हैं कि ये है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है, वो जिस भी फील्ड में होते हैं वो ये सारी अपीयरेंसेस की वजह से बहुत मैटर करती है। आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग, ये सब चीज़ों में आपको आगे लेके जाती है। पूरी दुनिया में हो रहा है, दुनिया में हमारे मुल्क के बच्चे बच्चियों को क्यों पता ना हो, सबको पता है, तो हम क्यों बेवकूफ़ रहे भाई। जब हो रही है एक साइंस, हम टेलीफोन पे इतने बड़े टेलीफोन पे इस पे आ गए, हर चीज़ नई आ रही है, तो हम कॉस्मेटोलॉजी कितना बड़ा सब्जेक्ट है, हमें बहुत कुछ हो रहा है, तो हम सबको पता होना चाहिए ना। और इट्स बेटर कि आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी हो रादर देन आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करें। एग्जैक्टली नहीं होता फ्यूचर में कितना मेकअप करे यार, जल्दी से आपकी चीज स्किन अच्छी। और अब तो मास्क लगा के हम लोग और पीछे ही चले गए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम लाइक ये स्किन लिफ्टिंग और ऑल, जो डार्क सर्कल्स होते हैं इसको हम विद द हेल्दी डाइट अब अगली केस में पूछना, क्योंकि प्रोग्राम जो है ना वो ब्रेक का टाइम आ रहा है। मैं यहाँ थैंक यू कर रही हूँ, इंशाल्लाह दोबारा बुलाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये बड़ी नॉलेजेबल गुफ्तगू रही है। हम किसी को फोर्स नहीं करें भाई ये करो वो करो, लेकिन ये चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ सही जगह पढ़े लिखे लोगों का से रुजू करें, ताकि वो आपको सही गाइडलाइन पे, ना कि सिर्फ पैसे बनाने की एक मशीन जो है ना वो हो, बल्कि एक डॉक्टर साहिबा अभी बता रही थी कि किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो वो जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है वो किसी और चीज़ से बहुत ज़्यादा होती है, या पैसे कमाने हैं उससे नहीं, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन जो मिलती है वो वाकई। और जब आप पहले गोश्त सुखा के रखते थे, अब गोश्त फ्रिज में रखते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है बढ़ गई हैं, साइंस तरक्की कर गई है, तो ये क्यों नहीं। तो जो चाहते हैं वो सही जगह का इंतखाब करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अपने टाइम देने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तो जैसे मैं आपको हैरान करने आई हुई हूँ ना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताकर, समझाकर, सही गाइडलाइंस देकर, किसको नहीं होता जवान लगने का शौक़।
آئیے میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں ڈاکٹر عائشہ حمیرہ سے، جو کہ کنسلٹنٹ ڈرمٹولوجسٹ ہیں اینڈ کاسموٹولوجسٹ ہیں، یو کے ویلز یو کے سے پڑھی ہیں، ٹرینر آف ہارلے انسٹیٹیوٹ لنڈن ہیں، ممبر آف امریکن اکیڈمی ہے، اور ایونیو 5D جو ہے ان کے کلینک کا نام ہے، وہ پوچھتی ہوں میں کہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر عائشہ سے ملوانے سے پہلے ایک ٹی وی سے چل کے دیکھیے تب تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے ان سے ملنے سے پہلے۔ ویلکم ویلکم جی، آپ نے دیکھا یہ، اب میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں ڈاکٹر عائشہ حمیرہ سے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا بتائیں نا یہ ایونیو 5D کیا ہے؟ ایونیو 5D ایک تو ہمارا پیار ہے، اور جب کام سے پیار ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں لیٹسٹ آتی ہیں۔ ایونیو 5D آپ کو نام سے بھی لگ رہا ہے، یہ ایک کلینک ہے اور جس میں ڈرمٹولوجی اینڈ کاسمیٹک کی سروسز آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں ود آل دی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز جو کہ دنیا بھر میں اس ٹائم پر موجود ہیں، اور 5D ٹیکنالوجیز۔ 5D ٹیکنالوجیز کے اندر ہمارے پاس بہت سارے ایسے ٹریٹمنٹس ہیں جو مشینریز کے ٹریٹمنٹ ہیں، اور ہم نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم پاکستان میں 5D ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایونیو 5D ایک انسٹیٹیوٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ استھیٹک میڈیسن ایک ڈفرینٹ کورس ہوتا ہے جو کہ ڈرمٹولوجی سے ہٹ کر ہوتا ہے، جہاں پر ہم باڈی ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں، ہم فیس کے ٹرانسفارمیشنس کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک پراپر ڈگری ہوتی ہے جو کہ باہر سے لی جاتی ہے۔ کووڈ کے ڈیز میں انفارچونیٹلی فلائٹس بند تھیں، لوگ باہر جا نہیں سک رہے تھے، تو ہم نے اپنے MBBS اینڈ BDS اسٹوڈنٹس کے لیے ہارلے انسٹیٹیوٹ کا اپروچ کیا، اور ان کے تھرو ہم نے جو بھی تھیوریٹیکل پارٹ ہوتا ہے وہ ہارلے انسٹیٹیوٹ کیری کراتا ہے، اور ہینڈز آن ٹریننگ ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ پرفارم کی جاتی ہیں۔ تو ہم MBBS اینڈ BDS ڈاکٹرس کو باقاعدہ ٹریننگز بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اوہ گریٹ۔ اچھا میں کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر خود ایک مثال ہوتی ہیں، اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، میں نے کہا او بھائی آپ تو ٹین ایج میں لگ رہی ہیں اپنے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے 2 بچے ہیں ماشاء اللہ سے، تو میں نے کہا واو، مطلب آپ کو دیکھ کر ہی لوگ آئیں گے آپ کے کلینک پر کہ ہمیں کیا کیا کرانا ہے۔ میرے پاس بڑے مزے کے سوال ہیں لوگوں کے لیے، حیران کن چیز ہے کہ کیا کیا آ گئی ہیں۔ یہ سلمنگ ڈرپس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا چیز ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ سلمنگ ڈرپس کیا ہیں یہ؟ اچھا ندا، میں آپ کو بتاؤں سلمنگ ڈرپس کا اگر آپ سنیں گی تو آپ خود بھی حیران ہوں گی۔ یہ وہی ملٹی وائٹامنس ہیں، اور یہ وہی B کمپلیکسز ہیں، وہی امائنو ایسڈس ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں کھاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس کا میں اردو ترجمہ بتاؤں گی، جو ہماری ویلز کی جو بکس ہیں اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جب آپ روٹ آف ایڈمنسٹریشن چینج کرتے ہیں، جب آپ دوائیاں کھانے کی جگہ اس کو IV یا ڈرپس کی فارم میں لیتے ہیں، تو اس کی تاثیر بھی بدل جاتی ہے۔ اب وہی B کمپلیکسز، وہی پروٹینز اگر آپ ڈرپس کی شکل میں لیتے ہیں تو آپ کو وہ ویٹ لوز بھی کروا رہا ہے، آپ کی اسکن کے اوپر گلو بھی لے کر آ رہا ہے، اس کے اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ جیسے ہم اگر ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم پورا ڈسکس کر رہے تھے پروگرام میں، تو ہم سیک کر جاتے ہیں، ہم لاف لائن زیادہ آ جاتی ہے، تو آپ یہ کہہ رہی ہے کہ سلمنگ ڈرپس جو ہے وہ آپ کو یہاں سے بھی بچا دیتی ہے کہ آپ سلم بھی ہو رہے ہیں؟ نہیں، آپ سلم بھی ہو رہے ہیں، آپ کا ایجنگ کا بھی پورا پروٹوکول آپ کو ڈرپس کے اندر مل رہا ہے، آپ کو ایجنگ نہیں ہوگی، آپ کو سیگنگ نہیں ہوگی، آپ جو بھی کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا ویٹ لوز کر دیں گے۔ ایک ڈرپ جو ہے وہ آپ کی تقریباً 2 to 3 kgs لوز کرواتی ہے۔ اچھا سلمنگ ڈرپس کے بہت سارے لوگوں کے کنسرنز ہوتے ہیں کہ اس کے کوئی سائڈ افیکٹس تو نہیں ہیں، کیا تھائرائڈ والے پیشنٹس اس کو لے سکتے ہیں، کیا PCOS والے پیشنٹس اس کو لے سکتے ہیں؟ لیکن پرابلم جب آتا ہے جب آپ کو کوئی ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں اور آپ کا فیٹ بہت اسٹبن ہوا ہوتا ہے، آپ کا ویٹ لوز نہیں ہو رہا ہوتا، آپ جم کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو موٹاپا ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہوتا، تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت آئیڈیل ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں جس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہ ہو، آپ آرام سے اپنا نارمل پورشن کنٹرول کے ساتھ۔ اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ یہ ڈرپس کی فارم میں ہوتا ہے، اور IV سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے جو نس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نس کے تھرو جو انجیکشنز دیے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے جیسے اس میں؟ ہارڈلی 30 منٹس، 20 to 30 منٹس۔ ڈرپ لگتی ہے آپ کو، آپ جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، ڈرپ لگتی ہے؟ آپ ایونیو کے اوپر آتے ہیں۔ اچھا ہمارا سب سے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے کنسلٹیشن کرتے ہیں، دیکھیں ہم پراپر اپنے چینل کے تھرو چلتے ہیں، بیکاز آپ ایک ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اٹس ناٹ اے بزنس کہ ہم نے آپ کو یہاں سے بتا دیا اور آپ نے وہاں سے اپنا اپوائنٹمنٹ بک کروایا، ہمیں آپ کی پہلے پوری ہسٹری جاننی ہوتی ہے، آلدو کہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، لیکن ہم آپ کی پہلے پوری ہسٹری لیتے ہیں اور کس ریزن کی وجہ سے آپ کا ویٹ لوز نہیں ہو رہا، پہلے ہم اس کا روٹ کاز دیکھتے ہیں۔ اچھا، اور ساتھ میں ہم آپ کو سلمنگ ڈرپس بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم آپ کو وہ ٹریٹمنٹ بھی پرووائڈ کرتے
होंगी ना आप फिर? डाइट भी देते हैं। डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, हम सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करवाते हैं, जो आप खाते हैं उसी का कुछ लिमिटेड अमाउंट हम उसको कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कभी कि स्लिम होने के साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी आ रहा है। तो और ये भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपको अगर एस्थमा का प्रॉब्लम है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, यू नो। तो ये तमाम ट्रीटमेंट्स आप बहुत इजीली ले सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे नाजरीन के लिए जो हमेशा मुझे बहुत शौक होता है, कोई स्पेशल ऑफर है ARY के नाजरीन? मुझे बिल्कुल पता था और आप बड़ा अपने नाजरीन का ख्याल करते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने 30% डिस्काउंट ऑफ़र किया है। अच्छा। वो आज कल और परसों हमसे ये 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अच्छा, कल और परसों? कल, परसों और आज, 3 दिन है। 3 दिन, ओह वाह, ज़बरदस्त। वो 30% डिस्काउंट हमसे अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो हमने स्लिमिंग ड्रिप्स की बात की थी, जिसमें वेट लूज़ करने की हमने बात की थी। कुछ लोगों को कंसर्न ये होता है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमें वेट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे फैट बेली के ऊपर फैट आ जाता है, पोस्ट प्रेगनेंसी फैट होता है, या हमारी डबल चिन आ जाती है अक्सर, हमारे लव हैंडल्स बन रहे होते हैं, साइड से निकल रहे होते हैं, आर्म्स हमारे बड़े हो रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। अच्छा। जिसमें हम आपके वो जो फैट लेयर है उसको फ्रीज़ कर देते हैं। अच्छा। और फ्रीज़ करने के बाद वो आपकी बॉडी से नॉर्मली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अच्छा। एक सेशन के अंदर ही आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। 1 से 2 सेशंस की अगर रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना अमाउंट ऑफ फैट है, लेकिन उसमें कोई किसी किस्म की आपकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, आपकी सैगिंग नहीं होती, आपको एजिंग नहीं आती। अगेन वो एक वो पर्टिकुलर एरिया जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, आप ड्रेस पहनते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरी बेली बाहर आ रही है, मेरे टायर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए वो बहुत आइडियल है। ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स का वो भी एक प्रोसीजर है। आप हमारे पास वॉक इन होते हैं, वॉक इन होने के बाद हम वो मशीन आपको यहाँ लगा देते हैं और उसमें कोई पेन नहीं है, आप म्यूज़िक सुनते हैं और बहुत मज़े से अपने ट्रीटमेंट को एंजॉय करते हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, जैसे स्लिमिंग ड्रिप्स की हम बात कर रहे थे, एक इंसान को कितनी, एक नॉर्मल अगर मोटापा है तो कितनी ड्रिप्स लगेंगी, वो आप गाइडलाइन दे सकती हैं थोड़ी? देखिए, मैं आपको एक एवरेज बता देती हूँ। एक ड्रिप के अंदर आप 2 to 3 kgs तो आराम से लूज़ कर लेते हैं। ओह वाह। अब डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है और उसके साथ साथ आपका कितना वेट है जिसको आप लूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, कितने दिनों बाद हमें ड्रिप्स लगवा सकते हैं हम? जैसे एक हफ्ते में एक दफ़ा या हफ्ते में एक बार। और सबसे अच्छी बात इन ड्रिप्स की ये है कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा। अगर आपको डिजीजेस बहुत जल्दी अफेक्ट करती हैं, आपको वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि जब आप डाइट कर रहे होते हैं ना, खासतौर पे कोरोना में सबने डाइट छोड़ दी थी और उनको डर लगता था कि डाइट करने से इम्यून सिस्टम वीक होता है तो कोरोना ज़्यादा जल्दी हमला कर सकता है। लाइक मेरे मियाँ के साथ ये हुआ था कि वो जब डाइट पे थे तो उनको कोरोना हुआ था और उनको ज़्यादा हिट किया, उनको सिम्टम्स ज़्यादा थे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप स्लिमिंग ड्रिप्स लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा, आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा। और स्ट्रॉन्ग होने के जब ऑब्वियसली जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो आप इंटरनली खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं। अच्छा, कोई एज क्राइटेरिया? क्योंकि देखिए यंग एज में मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो एक सर्टेन एज में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो कोई एज क्राइटेरिया ऐसा कोई भी नहीं है, हर एज के लोग हमसे आकर ये ड्रिप्स लगवा सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया इसमें सारे मल्टीविटामिन्स हैं एंड ये तमाम चीज़ें, तो आपको एज की तो कोई लिमिट्स नहीं है। किसी पे जल्दी इफेक्ट करेगा, किसी पे थोड़ा देर से करेगा, ये तो ऑब्वियसली वेरी करता है, लेकिन अभी तक जो हमारी प्रैक्टिस में आया है, अगर बिल्कुल मिनिमम भी है तो 1.5 kgs लूज हुआ है। बिल्कुल मिनिमम, ये आपको मैं मिनिमम बता रही हूँ। ये एक हफ्ते का जो गैप होता है ना, एक पेशेंट हमारे पास आता है, एक ड्रिप लेता है, जब वो एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट विजिट पे आता है तो ये रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ग्रेट। अच्छा, पैसे जो पैसे वो आके ही पूछेंगे, आप फैट देख के ही बताएंगी? नहीं, आप पैसे बिल्कुल पूछ सकती हैं, लेकिन इट्स बेटर कि जब वो हमारे पास आते हैं तो हमें पता होता है कि टोटल नंबर ऑफ ड्रिप्स कितनी हमने उनको लगानी है। और उसके बाद एवेन्यू 5D की खास बात ये, देखें ट्रीटमेंट्स तो हर जगह हो रहे हैं, एवेन्यू 5D की क्या खास बात है, वो ये है कि हम जब हमारे पास लोग वॉक इन होते हैं तो हम कस्टमाइज पैकेजेस उनको बना के देते हैं। जैसे आपके पास कोई आया और उसने कहा जी मुझे 10 kg लूज करना है, 3 महीने रह गए मेरी बहन की शादी में, तो आप जो मुझे, या मेरी खुद की शादी में इतने महीने रह गए, तो आप फिर उस 10 kg के हिसाब से उसको पैकेज बना के देंगे? उनको पैकेज बना के देंगे, लेकिन वो कस्टमाइज पैकेजेस भी हम ऑफर करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट दे देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास आ रहा है वो मायूस होकर ना जाए। ये ब्यूटी है एवेन्यू 5D की।
زبردست زبردست جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. Thank you so much for having us here. اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہائے ہائے بیوٹی بیوٹی, اتنی ساری ٹیکنیکس آ گئی ہیں, اتنی ساری ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, تو اگر دل چاہ رہا ہے آپ کا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کروا سکتے ہیں تو گو فار اٹ, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھائیں پئیں اور عیش کریں. گڈ مارننگ پاکستان.